खुशामदीद इस्लाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे जो अगेन आप लोग के अपने अंदर मौजूद होगा। ये एक्चुअली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान के अंदर मौजूद होता है और किसी भी शख्स के अंदर हो सकता है। एंजाइटी पर बात करेंगे। सस्पेंस में ज्यादा नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। एंजाइटी की बहुत सारी इकसाम है जिसमें खौफ भी आ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बेसिकली आप जानना चाहेंगे कि एंजाइटी क्या है। पहले हम एंजाइटी के बारे में जानेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे और फिर अब आपके जो इससे रिलेटेड सवाल होंगे वो भी हम जानेंगे। लेकिन एक चीज और कि जो आपके अंदर जिस तरह आप महसूस कर रहे होंगे और आप सुन रहे होंगे कि हाँ ये चीज है, तो ट्राई के जिस तरह से हम उसकी रिकवरी करें तो अपने अंदर भी ना वही रिकवरी लाने की कोशिश करें। तो आज हम बात करते हैं एंजाइटी पर। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट जो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी डॉक्टर इमरान, हु इज माइंड साइंसेज स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ हैं डॉक्टर सोबिया जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। एंजाइटी, पहले तो एंजाइटी के बारे में जानेंगे। एंजाइटी है क्या? देखिए, एंजाइटी की हम फर्दर क्लासिफिकेशन भी करेंगे। हम फियर पे बात करेंगे, फोबिया पे बात करेंगे, एंजाइटी पे बात करेंगे, फिर डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे। डर, खौफ, तशवीश, घबराहट, खप, ये सारे लेवल्स हैं। अच्छा, ये एंजाइटी की एग्जाम नहीं है? एंजाइटी जो है वो बन जाती है। एंजाइटी जो है ना वो बन जाती है। मतलब स्टार्ट जैसे मतलब एक्सप्लेन मैं करता हूँ। एक शख्स कहता है कि मुझे डर है, खौफ है, ठीक है। वो कहता है मुझे फियर है। फियर किसी भी चीज का हो सकता है। मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे रोशनी से डर लगता है, मुझे बंद कमरे में से डर लगता है, मुझे लोगों के सामने जाने से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, लाल बेग से डर लगता है, राइट। ये सारे वो डर है जिसको मैं कहते हैं यार मुझे डर लगता है इनसे। अच्छा, जब डर बहुत बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव फियर, तो उसको फिर हम कहते हैं अब ये डर जो है ये फोबिया बन गया, ये फियर जो है वो फोबिया बन गया। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स ही कहता है कि जी खवातीन में बहुत इश्यू होता है, किसी छिपकली से डर लगता है। अगर वो डायरेक्ट कहती है मुझे छिपकली का फोबिया है, आपके घर में छिपकली है तो अगर छिपकली घर के अंदर है और फोबिया है तो वो घर में नहीं रह सकती। छिपकली अगर दूर दीवार के ऊपर चल रही है और वो खातून यहाँ बैठी है तो उसको डर है, फियर है, फोबिया नहीं है। अच्छा। फोबिया का मतलब ये है कि छिपकली का नाम सुनते के साथ ही चीखें निकलनी शुरू हो जाए, अच्छा, घबराहट शुरू हो जाए, पसीना आना शुरू हो जाए। तो जब डर का एक्सेस हो जाता है, इतना एक्सेसिव हो जाता है कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं रहा, तो वो फोबिया बन जाता है। अच्छा। एंजाइटी बेसिकली उस खौफ है जो हुआ नहीं है, जो सामने अपेरेंटली मौजूद नहीं है, जिसको हम फियर ऑफ अननोन कहते हैं। कि अब जैसे कुछ होगा, मैं किसी जगह जाऊंगी, वहां पे छिपकली होगी, छिपकली है नहीं। एक कमरा अक्सर मखसूस होता है जहाँ छिपकली होती है, राइट। ये क्या हुआ कि वो अभी डर मौजूद नहीं है लेकिन वो उसको ऑलरेडी परसीव किया जा रहा है कि ऐसा होगा। तो जो फियर ऑफ अननोन है वो एक एंग्जाइटी के लेवल के ऊपर जो है वो चला जाता है। और एंग्जाइटी इसी तरह जब एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है तो फिर वो डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाती है। और बहुत सारे जो है वो डिसऑर्डर्स है जिस पर प्रोग्राम्स के अंदर बात करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं कि डिसऑर्डर्स उस लेवल के ऊपर जो है वो चले जाते हैं जब इंसान का फंक्शन रुक जाता है। अच्छा। और उसके अलावा ये कि वो ऐसी लाशऊरी तौर पे ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है जो वो बाज़ दफा जानता भी है लेकिन उसको बर्दाश्त काबिल मतलब उसको नहीं समझ में आता। नाखून काट रहा है, मुस्तकिल हाथ धोए चला जा रहा है, मुस्तकिल 6 दफा लॉक कर रहा है, वो उसको पर अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो जब ये इस लेवल पे आते हैं तो फिर ये डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है। और फिर इसके अंदर बहुत सारी जो है वो बीमारियां हैं। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ी सी इंसान की जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम जो है वो जाते हैं ताकि ये चीजें बनती कैसे, आती कैसे। अल्लाह ताला ने इंसान को बाय डिफॉल्ट इस दुनिया में 2 खौफ लेके भेजा है और ये खौफ उसकी सर्वाइवल के लिए, उसकी बका के लिए जरूरी है। ये 2 खौफ है, फियर ऑफ लाउड नॉइज यानी बुलंद आवाज का खौफ और एक फियर ऑफ हाइट या बुलंदी से गिरने का खौफ। ये 2 वो खौफ हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को बाय डिफॉल्ट उसके सिस्टम में दे के भेजा क्योंकि ये उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसकी एग्जांपल बहुत इजी जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारा लाशऊर जो है वो हमें हमारी बका का जिम्मेदार है, वो हमें मरने नहीं देता, वो हमारे सर्वाइवल के लिए लड़ता है। एक छोटे से बच्चे को, 2 से 3 महीने के बच्चे को आप जैसे गोद में लेके आप उसको यूं फेंकने की कोशिश करें, वो यहाँ से गिरेबान पकड़ लेगा। उस बच्चे को ये किसने बताया कि मुझे नहीं गिरना है। इसी तरह रात भर हम करवटें लेते हैं लेकिन बिस्तर से नहीं गिरते। जैसे बिस्तर के कोने पे अगर आते हैं तो आंख खुल जाती है। हमें सोते में भी किसने बताया कि हमें नहीं गिरना है। तो बुलंदी से गिरने का खौफ जो है वो इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने दिया।
हम जो भी दुनिया के अंदर काम करते हैं वो हमारी उस सोच के ऊपर बेस कर रहा है। वो इन्फॉर्मेशन जब से हम माँ के पेट में थे, हमारे पांचों हवास, जो हमारे पांचों हवासे खमसा जिसको कहते हैं, सेंसेस हमारे कहते हैं, उसकी बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई है, हम सारी जिंदगी उसी की बेस के ऊपर अपनी थॉट्स और अमल करते हैं। हमारे ख्यालात और हमारा अमल उन्हीं इन्फॉर्मेशन की बेस पर है, उसी डेटा की इन्फॉर्मेशन की बेस पे है जो हमारे लाशऊर में, हमारे हार्ड डिस्क में, हमारे दिमाग में मौजूद है जब से हम माँ के पेट के अंदर थे। जिस वक्त धमाका होता है जोर का या आवाज जो है ज्यादा होती है, तो ये पांचों सेंसेस फ्रीज हो जाते हैं और इसके फ्रीज होना जरूरी है, अदरवाइज ये सेंसेस डैमेज हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ये जिन्हें अपने सिस्टम के अंदर इसलिए बुलंद आवाज के खौफ से जो है वो रखा है कि ताकि जिस वक्त कोई बहुत जोर का धमाका हो तो ये सेंसेस फ्रीज हो जाए, अदरवाइज ये सेंसेस जो है वो डैमेज हो जाएंगे, इंसान के लिए जो है वो डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाएंगे। ये दो वाहिद खौफ है जो इंसान के क्योंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी थे, इसलिए अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट भेजा। इसके अलावा जो भी इंसान कहता है कि मैं डरता हूँ, वो सब उसने यहाँ पे लर्न किया है। ठीक है। अच्छा, जो भी वो कहता है उसने ये चीजें लर्न की। अच्छा, यही थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि हमारे साथ कॉलर है और वो शिद्दत से बात करना चाह रही हैं और खौफ के मुतालिक ही बात करना चाह रही है, तो हम कॉल ले लें? बिल्कुल ले लें। अच्छा, सही है। रुखसाना है हमारे साथ। रुखसाना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है रुखसाना। आज का सब्जेक्ट आपने सुना कि क्या है, आप कुछ सवाल करना चाहिए इस हवाले से? जी जी, हमारी दरअसल लाइट नहीं थी, मैंने फिर भी नेट से निकाला है, वो नेट पे देख रही हूँ मैं आपको। ओके, ग्रेट यार, ये तुमने बड़ा अच्छा किया है। इसका मतलब कि लाइट ना हो तो कम से कम नेट से देख सकें। गुड गर्ल। जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मेरा बेटा है तकरीबन 20-21 साल उसकी उम्र है, वो सोते में डरता है और इतनी बुरी तरह से चीरता है कि हम लोग भी दूसरे कमरे से उठकर आ जाते हैं। अच्छा, कुछ सवाल करेंगे इनसे? अच्छा, आपका जो बेटा है वो क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज वगैरह देखता हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी मूवी वगैरह देखने का ना, बिल्कुल भी नहीं देखता इस तरह की कोई मूवी, हमारे घर में कोई भी नहीं देखता। अच्छा, आजकल जैसे हालात भी बहुत खराब हैं और बाजुकात ये भी होता है कि बाहर उसने कोई ऐसी चीज जो है वो इस तजर्बे से माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चों में ये आदत है कि वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते, बस अपना काम पर गए हैं और सीधे घर, उसके बाद घर में ही होते हैं, हम लोगों के सामने ही देखते हैं जो कुछ भी देखना होता है हम लोगों को। अच्छा, अक्सर हम लोग इस तरह की कोई चीज देखने ही नहीं देते बिल्कुल भी बच्चों को। अच्छा, जो बच्चे अक्सर ऐसे ख्वाब में डरते हैं वो किसी न किसी तल्ख तजर्बे से गुजरे होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी कोई चीज देखी होती है कि जिसका खौफ उनके दिल में बैठ जाता है, वो लाशऊर में होता है और वो ख्वाब में उनको बेसिकली वो चीजें जो है वो फिर जो खौफ होता है वो उस सूरत में सामने आता है, वो डर के आंख खुल जाती है। तो कहीं ना कहीं बचपन से चीखता है, समझ में नहीं आ रहा, काफी ज्यादा परेशान है हम लोग, क्या वजह है? 20 साल बता रही हैं। 20-21 साल। अच्छा जी, सही है, ठीक है, अभी कुछ इस पे बात करते जरा नोट डाउन करिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि बचपन में कोई ऐसा वाकया हुआ हो, या अगर वालिदैन जो होते हैं वो अक्सर बच्चों को डराते हैं, बचपन में बहुत डराते हैं कि ये जिन आ जाएगा या ये हो जाएगा, तो उससे भी बच्चे में क्या फियर पैदा हो सकता है? ये एग्जैक्टली इनके लिए बात नहीं करी, मैं ओवरऑल पूछना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, अगर बचपन में माँ बाप ऐसे कहते आए बच्चों को, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन रजिस्टर कर रहे हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं या सोच वो अभी डेवलप हो रही होती है, वो सीख रहे होते हैं चीजें, तो वहाँ पेरेंट्स के ऐसे मैसेजेस जो हैं तो वो उनके अंदर ये चीज रजिस्टर कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा। इसकी मिसाल मैं दूंगी कि सांप हमने देखा नहीं होता लेकिन सांप से डरते हैं हम, क्यों? सही है, ठीक है, सिर्फ सांप का नाम सुनते साथ हम फ्रीज हो जाते हैं। तो ये कहाँ से हमने लर्न किया, यानी अपने इर्द गिर्द से ही हमने ये सीखा है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बच्चे को नहीं पता कि उसका कभी डॉग के साथ एक्सपोजर कुत्ते के साथ नहीं हुआ, ठीक है, बिल्ली के साथ नहीं हुआ, मकड़ी के साथ नहीं हुआ, लेकिन वो इन सब चीजों से डरता है। तो वो यानी हमारी एनवायरमेंट में जो हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर कहीं ना कहीं कोई मैसेजेस हमारे पेरेंट्स या हमारे इर्द गिर्द का जो लोग होते हैं, अंदाजा नहीं होता, बच्चे सुन रहे होते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं। बिल्कुल, ठीक यानी आपकी अच्छा, हम यहीं पर ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आएंगे खौफ की तरफ और एंजाइटी की तरफ। आप हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज सलाम पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं एंजाइटी पर, खौफ पर। और बहुत तरह के खौफ होते हैं एंजाइटी में, फोबियाज और काफी सारी चीजें डॉक्टर साहब ने बताई। लेकिन अभी हम कॉल जरा सी रोक देंगे ड्यू टू द रीजन कि अभी हमारी बात मुकम्मल हुई नहीं है, अभी सिर्फ खौफ तक आए हैं। तो मेरे ख्याल में तो खौफ का अलग सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। तो हमें इतनी सारी कॉल्स आने लगी, अब थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझ लें तो उसके बाद हम कॉल्स लेंगे। और जब तक कॉल्स नहीं मिल रही है, मतलब हम आपको कॉल्स नहीं आपकी कॉल्स ले रहे,
जब तक आपसे गुजारिश है कि आप हमें SMS कर दें, ठीक है। आपके जो जो SMS होंगे वो हम फिर 11 o'clock के बाद हम पढ़ते जाएंगे और आपके वो सवाल भी करते जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग 11 o'clock के बाद आप आराम से कॉल्स कर सकते हैं। तो हम आए थे अपने सब्जेक्ट की तरफ दोबारा डॉक्टर साहब। जी देखिए, इंसान का जो जहन है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक शऊर है और एक लाशऊर है, एक कॉन्शियसनेस है, एक अनकॉन्शियसनेस है। अनकॉन्शियस वो है जो माँ के पेट के अंदर से ऑलरेडी जब फीटस डेवलप हो गया, उसके अंदर अल्लाह ताला ने रूह फूंक दी, तो उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होनी शुरू हो गई, डेटा स्टोर होना शुरू हो गया। माँ जो सोचती है, माँ की जो सोच है वो भी उस बच्चे के ऊपर रजिस्टर्ड होती है। वो अगर माँ डरती है तो उसका बच्चा डरता है। अच्छा, माँ अगर डरती है तो उसका बच्चा डरता है। जो हमारे जो जहन है उसकी 10 साल की एज तक वो उसकी लाशऊर डोमिनेट करता है। लाशऊर डोमिनेट करने का मतलब अब यह है कि उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो डेवलप नहीं हुआ। उसका वो सवाल करना क्यों, कैसे, ये उसका अभी डेवलप नहीं हुआ। इस तरह इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एज इज रजिस्टर हो रही है। इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट। इस ब्लैंक स्लेट के ऊपर आप जो लिख रहे हैं, जैसे भी डॉक्टर सोफिया ने कहा कि उसने ये कहा कि ये सांप जो है इस तरह का सांप या इस तरह की रस्सी सांप बन जाती है। तो जो लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है, वो परमानेंट लिखा जा रहा है। जो लिखा जा रहा है वो परमानेंट लिखा जा रहा है। अच्छा, हमारे लाशऊर के लिए कोई रियल और अनरियल में कोई फर्क नहीं होता। जैसे मैं कई दफा नींबू की मिसाल दे चुका हूँ कि अगर आप एक नींबू के बारे में सिर्फ सोचना शुरू कर दें तो आपके ज़बान के ऊपर पानी आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि वो डिफरेंशिएट नहीं करता। अच्छा, एक और चीज एक पुराने जमाने में जिस तरह कहा जाता था कि वो जब भी खातून जो है वो हामला होती थी उस वक्त उसका बड़ा ख्याल रखा जाता था, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है संभाला जाता था। लेकिन अब यहाँ पर आजकल का दौर देखा जाए तो मीडिया में सब ओपन चीजें आ रही होती हैं, छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे होते हैं, और इसी तरह नेचुरली वो औरत जो जिसका भी बेबी होने वाला है वो भी देख रही है। तो क्या उससे भी इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। बल्कि अब ज्यादा शब्दों से बताया जा रहा है क्योंकि अब तो साइंस बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही है। अब तो हम जाके फीटस के हर सब चीजें चेक कर सकते हैं, राइट। तो अब तो वहां पे जाके स्कैनिंग कर रहे हैं ना फीटस। माँ के पेट के अंदर ऑलरेडी बता रहे हैं कि बच्चे को, आने वाले बच्चे को क्या बीमारी हो सकती है, राइट। तो इसका मतलब अब ज्यादा बताया जा रहा है माँ को कि मैंने जैसे आपको कहा कि जो माँ के थॉट्स हैं वो बच्चे के पेट के अंदर, बच्चे के अंदर जो है वो रजिस्टर होते हैं। और क्योंकि उस बच्चे के पास अभी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है। देखिए, दिन के अंदर अगर एक आदमी को ख्याल आए कि जी वो शेर जो है वो बैठ के बिल्ली खा रहा था और बिल्ली जो है वो कुत्ता खा रही थी, तो आदमी कहेगा, मतलब हमारा खुद ब खुद हमारा जो शऊर है वो उसको रिजेक्ट कर देगा कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीजें ख्वाबों में नजर आती हैं। बड़े के ख्वाब में भी नजर आ रही होती है कि यार मैंने ऐसा बेवकूफी का जो है ना वो ख्वाब देखा उसके ऊपर कि यार वो पहाड़ नीचे हो गया था, मैं पहाड़ से भी लंबा हो गया था। दिन के अंदर ही क्या होगा कि आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो इसको रद्द कर देगा कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। थॉट तो आते रहते हैं, राइट। 60 सेकंड्स के अंदर 165 थॉट्स आते हैं, ख्याल आते हैं इंसान को। 60 सेकंड में 165 ख्याल आते हैं। इंसान का जहन जो है वो 3 प्रोसेस करता है, इसको डिलीट करता है कुछ इन्फॉर्मेशन, फिल्टर होता है, एग्जैक्टली। 3 फिल्टर होते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट कर देता है, बहुत सारी चीजें वो डिस्टॉर्ट करता है और बहुत सारी चीजें वो जनरलाइज करता है। इन 3 प्रोसेस से इंसान हर वक्त गुजर रहा है। कैसे होगा? मतलब ये एक तो ये हो रहा है कि बाज़ों के बड़े नेगेटिव ख्यालात भी आ रहे होते हैं, बाज़ों के पॉजिटिव आ रहे होते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी कोई जो है वो प्रोग्राम, अभी हम लोगों को कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, राइट। लाखों करोड़ों लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के बाद अगर किसी से पूछा जाए कि जी ये नाज़िया ने और पैनल ने क्या बात कही थी, तो वो तीनों लोग अलग अलग बातें कहेंगे। सही है। वो क्यों कहेंगे कि उन्होंने, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी। एक स्टोरेज है, इस स्टोरेज के अंदर टोटल 60 जो है वो माचिस की तीलियां आ सकती है, राइट। इसके अंदर हर मोमेंट 165 तीलियां डाली जाएंगी, तो कुछ तीलियां तो नीचे गिर रही होंगी। कौन सी तीलियां गिर रही होंगी? वो हर किसी की इन्फॉर्मेशन की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिर रही होगी, तो वो डिलीट करेगा। नहीं तो ये तो कुछ ना कुछ तो होता होगा कि हर इंसान अलग अलग सोचता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखे ना, आज अभी की एग्जांपल लेते हैं, राइट। अभी की एग्जांपल लेते हैं। आप इस कमरे के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और हम हर आदमी उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहा है। अगर अभी उससे पूछे कि पिछले 5 मिनट में डॉक्टर इमरान ने क्या बात कही है, आप सबसे पूछिए, सब डिफरेंट जवाब देंगे। सही है, ठीक है, राइट। हालांकि सबके लिए मैंने सेम बात कही है, लेकिन सब डिफरेंट बात देंगे। कोई कहेगा जी उन्होंने फियर पे बात की थी, कोई कहेगा उन्होंने फोबिया पे बात की थी, कोई डिसऑर्डर पे बात की थी, कोई कहेगा अनकॉन्शियस पे बात की थी। क्यों किया? इसलिए हर आदमी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट करता है। अच्छा। अगर हम ये डिलीट नहीं करेंगे तो हम फट जाएंगे ना। इन्फॉर्मेशन तो हटाने के लिए, फ्रेश इन्फॉर्मेशन लाने के लिए जगह भी चाहिए ना। लेकिन होता क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस के अंदर डिलीट हो रही है, अनकॉन्शियस में स्टोर होती है, अनकॉन्शियस में जाके ये स्टोर होती है। तो ज्यादातर ये जो फियर्स एस्टैब्लिश होते हैं ये पहले तो 10 साल से कम उम्र की एज के ऊपर इंस्टॉल हो चुके होते हैं। और जब हम अगर हम थेरेपी एनालिसिस के ऊपर जब जाते हैं तो ज्यादा 90% 4 और 7 की एज के बीच में आते हैं। अच्छा, उस वक्त से शुरू हुए हुए होते हैं मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जहां पे इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब हो रही होती है और एज इट इज एब्जॉर्ब हो रही होती है। हम जो किताब पढ़ रहे होते हैं उसके किरदार भी एब्जॉर्ब करते हैं।
हम जो फिल्म देख रहे होते हैं उसके किरदार भी एब्जॉर्ब करते हैं। जो वाकयात हमें कुछ सुनाए जा रहे होते हैं और वो ब्रेन फ्रीक्वेंसी जब हमारी 4 और 7 के बीच में हमारा दिमाग धड़क रहा होता है, उस वक्त भी वो स्टोर एज इट इज हो रहे होते हैं। इसीलिए कोई हॉरर मूवी के खौफ के बाद रात भर जो मतलब जो है ना वो डर लगता है, वो इसलिए कि वो एब्जॉर्ब होता है। जब हम किसी चीज में खो जाते हैं, हमारा फोकस खो जाता है, तो हम लोग उस प्रिंटिंग स्टेज में आ जाते हैं जहाँ चीजें एज इज रजिस्टर्ड हो रही होती है। हर इंसान जो है वो अपनी अपनी पसंद की फिल्म क्यों देखता है? कोई लव स्टोरीज पसंद कर रहा है, कोई हॉरर मूवीज पसंद कर रहा है, तो ये भी क्या इंसान के अपने अंदर कुछ एक जहन में बात छुपी भी होती है कोई? बेसिकली इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद है। हाँ। तो लाइक उसमें कोई खास वजह नहीं होती। इसमें कहीं ना कहीं आपकी जिस तरह से अपब्रिंगिंग की जाती है वो भी मैटर करती है। फैमिली फैक्टर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं कि जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस ये भी अच्छा, एक और सवाल कि एंजाइटी किन लोगों में ज्यादा होती है? फोबियाज या खौफ, ये कौन, मतलब हर एक आम इंसान में, हर एक में तो नहीं होता, या होता है तो बहुत माइनर सा होता है, तो कौन लोग ऐसे? डॉक्टर साहब अगर इनकी कुछ काइंड एक्सप्लेन कर दें तो फिर शायद ज्यादा और इजी हो जाएगा कि किन लोगों में ज्यादा जो है वो। सही। बेसिकली देखिए डॉक्टर इमरान एक्सप्लेन कर चुके हैं एंजाइटी, फियर, फोबिया में फर्क क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इस तरह से डिफर करते हैं कि हमारे पास एक एंजाइटी को हम ये कहते हैं कि एंजाइटी बेसिकली आपकी ऐसी एक मूड की कैफियत है, ठीक है, जो बगैर किसी काबिल शनाख्त वजह के होती है। ठीक है। और ये किसी भी दबाव, ज़हनी दबाव है या परेशानी की सूरत में एक नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, और यही रिएक्शन बेसिकली आपको अपने हालात से मुकाबला करने में मदद देता है। जबकि फियर जो है वो एक ऐसा नाखुशगवार आपका एहसास होता है जो किसी भी खतरे के एहसास से जन्म लेता है। और ये इसकी कोई बुनियाद नहीं होती है, मतलब ये हमेशा आपको आ जाता है, बस ये आ जाता है। मसलन जैसे आपको, और लाइक इसका ये होता है किसी ऐसी चीज का जिससे हम गुजरे नहीं होते हैं और जिससे मुस्तकबिल में होना मुतवक्किल, लेकिन हमें पता है अनकॉन्शियसली कि ये चीज खतरनाक है। ये बेसिकली हमारे जहन का तखय्युल होता है। मसलन मैं इसकी मिसाल देती हूँ कि जब हमें गिरने का खौफ, ठीक है, जब तक हम गिरते नहीं है हमें गिरने का खौफ होता है। एक दफा जब हम गिर जाते हैं तो हमें गिरने का खौफ नहीं, जमीन को हिट करने का खौफ होता है। और जब वो हिट कर लेते हैं तो वो खौफ खत्म हो जाता है, आपका दूसरा खौफ जो है वो जन्म ले लेता है कि आपको चोट लगेगी। चोट का खौफ उसके बाद ये होता है कि आपको जो है दर्द या तकलीफ होगी या आप काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो लाइक हमारे जहन का तखय्युल, इसकी कोई हकीकत नहीं है। खौफ हो गया ना, कई लोगों को ऐसा खौफ भी होता है, लोग जिस तरह सोशली लोग बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स लोगों को जो है वो गाड़ी में ट्रैवलिंग छोड़ देते हैं, प्लेन की ट्रैवलिंग ही बिल्कुल खत्म कर देते हैं, या फिर बाज लोग बाहर निकलना छोड़ देते हैं घर से। ये बेसिकली फियर की ही अगली फॉर्म है कि जब लेवल में फर्क है, जिसे हम फोबिया कहते हैं। अच्छा। कि जब यही एंजाइटी या फियर, बल्कि ये आप इसे कह लें कि डिसऑर्डर पहले ही उससे खौफ, एक खौफ की स्टेज है जो एक डर की स्टेज है। ठीक है, डर से जो अगली, जिसे हम फियर कहते हैं, ठीक है, उससे अगली स्टेज जो है वो है फोबिया की स्टेज है। ठीक है, जब यही आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है डर की तो हम उसे फोबिया कहते हैं। अच्छा, एक मैसेज भी है हमारे पास और उन्होंने कहा है कि उनके बेटे की उम्र जो है 17 साल है और बेटी की उम्र 13 साल है, और दोनों को खौफ है अकेले रहने से, मतलब लोनलीनेस से, इसका खौफ है। और मिसेज नदीम है फ्रॉम लाहौर। देखिए, इसका जो इनका है कि इन्हें अकेले रहने से है, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई इस तरह का उन बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रह चुका होगा कि जहां पे उन्होंने अकेलेपन में कोई बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस जो है वो फील की है कि जिसकी वजह से उनका ये फेयर डेवलप हो गया। अच्छा से। अच्छा, हमारे ऑडियंस भी मौजूद है, अगर ऑडियंस भी चाहें तो आप लोग भी सवाल करें। आप लोग भी जानने जरूर कोई ना कोई आ रहा होगा, हाँ मुझे इस चीज का खौफ है, शायद तो हर इंसान में होता है, मेरे अंदर भी खौफ है, तो मैं अपने भी खौफ को जरूर डिस्कस करूंगी, लेकिन हर एक का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फियर जरूर होता है। देखिए नाज़िर, अभी मैं सिर्फ ये चीज जो है वो कहता हूँ कि बहुत सारे खौफ इंसान के अंदर सिस्टम में इसलिए है कि उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यानी अगर एक शख्स कहता है कि जी मुझे डरने, ऊपर से गिरने का खौफ नहीं होना चाहिए, तो अगर वो 11 मंजिल से नीचे देखेगा तो गिर जाएगा, वो कूद के जान अपनी दे देगा। वो खौफ ही उसको रोकेगा, खौफ रोक रहा है, वो खौफ उसको जो है वो रोकेगा। तो इसलिए बहुत सारे जो खौफ हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जब ये एक्सेस उस लेवल पे चले जाए जहाँ इंसान का फंक्शन रुक जाए, जहाँ इंसान की नॉर्मल जिंदगी रुक जाए, जैसे अभी आप 2 खौफ की बात बता रहे हैं, एगोराफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, के इंसान जो है वो बाहर जाने से डरता है, कुछ जो है वो अकेला रहने से डरता है, तो जब वो उसके लिए उसकी सोशल लाइफ, उसकी रियल लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो जाए, तब जाके ये प्रॉब्लम जो है ना वो शुरू होती है। जब जाके जो है ना वो प्रॉब्लम जो है जिस तरह अभी आपने कहा हाइट का खौफ, मुझे हाइट का खौफ है, जैसे अगर मैं 3री मंजिल से ऊपर चली जाऊं, 2री मंजिल से ऊपर, तो मुझे एकदम से मैं नीचे डायरेक्ट नहीं देख सकती। ये अगर मैं पहाड़ पे जाऊं, क्योंकि मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए, मैं पहाड़ पे गई, पहाड़ पे खौफ नहीं आता मुझे, जबकि यहाँ पर खौफ आता है।
देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत सारे वो वाकयात जो रजिस्टर्ड होते हैं जो इंसान को अभी कॉन्शियसली याद नहीं है। एक प्रोसेस है एज रिग्रेशन का। उस एज रिग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि इंसान को उसके पास्ट के अंदर ले जाते हैं। अच्छा, बाज़ दफा तो उसको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे कहाँ पे खौफ हुआ था, वहां पे जाके उसको उस वाक़े को रिमूव करते हैं, राइट, अनइंस्टॉल करते हैं, किसी पॉजिटिव से री इंस्टॉल करते हैं। बाज़ दफा इंसान को नहीं पता होता तो फिर हम उसको एक दूसरे मेथड से दोबारा एज रिग्रेशन करते हैं, एनएलपी में टाइमलाइन थेरेपी के अंदर जो है वो करते हैं, और वहां से जाके वो वाकया जो है वो अनकवर करते हैं। वो वाकया वहां पे मौजूद होता है। अच्छा, वो वाकया रियल भी हो, देखिए यहाँ के लिए सब चीजें रियल है। वो वाकया वो भी हो सकता है कि बचपन में ऐसी कोई मूवी देखी थी, कोई ऐसा वाकया सुना था, कोई ऐसी किताब पढ़ी थी, किसी दादी अम्मा ने ऐसे कोई वाकया सुनाया था जिसके अंदर इस तरह कोई गिरा था। ये चीजें कहीं रजिस्टर्ड हुई हुई हैं और वहां से जो है वो उसको निकाला जो है वो जा सकता है। अच्छी बात यह है कि ये सब क्यूरेबल है। Alright. अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें जो है ना वो क्यूरेबल है। इसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा। हम जरा कॉल की तरफ भी आते हैं। कॉल कौन है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। समीना कराची। समीना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़ी, क्या हाल है? बिल्कुल जी, ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप नाज़िया। मेहरबानी, थैंक यू सो मच। और आज का सवाल आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि एक तो मुझे ड्राइविंग से बहुत ही खौफ हो गया, मैं ड्राइविंग नहीं सीख पा रही क्योंकि एक दफा मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से मैंने बिल्कुल छोड़ दी गाड़ी चलाना और मुझे लगता है मैं नहीं चला पाऊंगी कभी भी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बेटे की एज है 13 साल, वो इतना डर रहे हैं कि टीवी लॉन्च में हो, हम कमरे में दरवाजा बंद हो तो मम्मा दरवाजा खोलते हैं, मैं बाहर काम नहीं कर रहा हूँ, कहीं नहीं जा सकती। काफी आम खौफ है, पता है, ये तो ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा ये हर घर में देखा हुआ है। शायद जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे अंदर भी ये वाला खौफ था। तो ये प्लीज जरा दोनों डर मेरा खासकर कुछ बता दें कि मैं ड्राइविंग सीख लूँ। चलो सही है, ठीक है। अच्छा, ये दो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये खौफ क्या होता है? ड्राइविंग का, अच्छा अभी कहा कि ट्रैवलिंग का खौफ जो है, या इन्होंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इससे ओवरकम नहीं हुए अभी तक। बाज लोग होते हैं वो एक आध महीने में ठीक हो जाते हैं। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि इनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद डेवलप हुआ, जनरली इन्हें ड्राइविंग का खौफ नहीं था। हाँ। तो बेसिकली इनकी लाइफ में वो जो एक सिंगल इवेंट हुआ है, जो इन्होंने एक एक्सीडेंट एक्सपीरियंस किया, उस तजर्बे से गुजरी है, उन्होंने इसे जनरलाइज कर दिया। हालांकि बहुत दफा ये कार लेके बाहर निकली होंगी और एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा और ये सक्सेसफुली घर आ गई होंगी, लेकिन वहां पे क्योंकि वो एक इवेंट को लेके आपने अपनी पूरी वो इतने अरसे की जो ड्राइविंग थी आपने उसको डिस्काउंट कर दिया कि आप ड्राइव नहीं कर सकती या फिर एक्सीडेंट कर देंगे। अच्छा, ऐसा वो एक तो हाँ हो सकता है कि जिस तरह इन्होंने खौफ आ गया उनको जिस तरह, लेकिन उसी चीज से इंसान प्रिकॉशंस भी तो ले सकता है फिर, मतलब उसको अगर जहन में अपने प्रिकॉशंस देकर चले। बिल्कुल, प्रिकॉशंस लाइक यहाँ ये देखने के बजाय कि मैंने एक्सीडेंट किया था, मैंने एक्सीडेंट किया क्यों था, फॉल्ट किसका था। अगर उस फॉल्ट को ओवरकम करती तो फिर इनकी ये स्टेट नहीं होती कि वहाँ गलती किसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। तो वो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेती हैं, अगर लाइक पहले से एहतियात करती हूँ तो फिर ये स्टेज नहीं आती इनके। लेकिन जब क्योर्स की तरफ जाएंगे तो उनका जो है वो इस तरह जवाब देंगे कि कोई भी इवेंट जो है वो रजिस्टर्ड होता है, राइट, उसका एक पैटर्न ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो उस पैटर्न को इंटरप्ट किया जा सकता है। जैसे हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा रिकॉर्ड होता है, राइट, फिर वो एक प्रोग्राम इंसान रन करता है जिससे वो डेटा प्रोसेस होता है। सही है। तो अगर हमें वो डेटा को जो है वो जाके वहां से हटा दिया जाए, राइट, प्रोग्राम को ऑल्टर किया जाए, डेटा को रिप्लेस कर दिया जाए, पैटर्न को इंटरप्ट कर दिया जाए, तो वो क्या होगा कि वहां से वो फिर वो इवेंट वैसा रहेगा नहीं वहां पे, राइट। अच्छा। अगर एक सीडी है उसके अंदर एक गाना बज रहा है, सीडी का स्क्रैचेस आ जाएंगे उस सीडी के अंदर, तो वो सीडी नहीं चलेगी। सही है, ठीक है। तो ये इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम खाली स्क्रैचेस जो है वो नहीं छोड़ते हैं, वहां पे कोई चीज री रिकॉर्ड करते हैं, उसको री रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि खाली स्क्रैच करेंगे तो हमें बेसिकली मफलूज नहीं करना है। ये उस सेक्टर के अंदर जाएंगे लेकिन वहां कुछ और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा, राइट, तो वो इवेंट को हम रीफ्रेम कर देते हैं, रीफ्रेस कर देते हैं, तो वो सही हो सकता है। अच्छा जी, सही। अभी हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर आएंगे कहीं ना जाए। वेलकम बैक नाजरीन। और आज बात हो रही है एंजाइटी पर और खौफ पर। जिसने आपको बताया कि बहुत सारे खौफ होते हैं, एक तरह का खौफ नहीं होता, फियर भी है, फोबिया भी है, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। इससे क्या क्या नेगेटिव असरात होते हैं वो भी आपको बताएंगे, इससे ओवरकम किस तरह किया जा सकता है ये भी आप जानेंगे। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सोबिया भी, और साथ ही हमारे साथ ऑडियंस भी हैं, और ऑडियंस से भी सवाल किया। अब आप लोगों को जहन में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा भी कोई फोबिया हो चुका है, हाँ ये फियर भी कोई आ चुका है। अगर कोई सवाल ऐसी से रिलेटेड तो आप लोग भी कीजिएगा, अगर सवाल है तो आप लोग हाथ खड़ा कर दें जिसका सवाल है। जी अच्छा, मेरा हमजा जावेद है और मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में जो है मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। समटाइम्स डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि स्पीच कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, तो इसमें
पूरा जो है प्रिपेयर करके जाता है बंदा, रिहर्सल दे जाता है, लेकिन जब स्टेज पे पहुंचता है हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो ऐसा ही क्यों होता है? अच्छा, ये फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स ये बताती है कि जो फियर्स की जो क्लासेस हैं, हाँ। उसपे नंबर 1 पे ये है फियर ऑफ पब्लिक, नंबर 1 पे, मतलब ये मौत से भी ऊपर है, मौत से भी ऊपर है। यानी कुछ लोगों को खौफ है मरने का, हाँ। लेकिन फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग उससे भी ऊपर है, क्योंकि बिलाखिर इंसान खुदकुशी कर जाता है, हाँ। लेकिन पब्लिक के आगे नहीं जा पाता, उसके मुंह से आवाज जो है ना वो नहीं निकलती। देखिए, एक तो पहली नेचुरल चीज है कि हमारा एक जो सिस्टम है हमारे जो इसका, उसके अंदर हमारे लिए स्ट्रेस जरूरी है। मतलब स्ट्रेस नहीं होगा तो हम तैयार कैसे होंगे, राइट? एक बेसिक स्ट्रेस जिसके अंदर एक सर्कलिंग शुरू हुई, एक जरा सा मतलब फिक्र हुई कि मुझे अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है, इससे इंसान प्रिपेयर हुआ। लेकिन क्या वो इतना एक्सेस हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो गई और वो उसी एंग्जाइटी के अंदर ही जो है वो घबरा गया। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के लिए होता यह है कि 2-3 चीजें बहुत जरूरी। एक तो जैसे इनका कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन कॉम्पिटेंस भी चाहिए, यानी सलाहियत भी चाहिए, उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। फिर एक थर्ड चीज चाहिए, कॉन्ग्रुएंस जिसको कहते हैं, या मवाफकत जिसको कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये है कि जो मेरी फिजिकल बॉडी है उसका अमल कैसा है, यानी फिर फिजियोलॉजी कैसी है। लाइक अगर मैं यूं करके जाऊंगा तो मैं कभी भी फेस नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो मेरा पोस्चर फिजिकल क्या है। सेकंड, मेरी न्यूरोलॉजी क्या कह रही है, यानी हम क्या करते हैं, हर चीज को परसीव करते हैं एज अ पिक्चर। परसेप्शन जो है वो प्रोजेक्शन बनती है, यानी जो चीज हम परसीव कर रहे हैं वो प्रोजेक्शन बनती है, वो रियलिटी बनती है यहाँ के लिए। तो अगर मैं पहले से ये सोच रहा हूँ कि जो सामने पब्लिक होगी मेरी आवाज नहीं निकलेगी, और मेरा सांस रुक जाएगा, पब्लिक मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करेगी कि मैं घबरा जाऊंगा, और ये फिल्म में अगर कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहा हूँ अपने जहन में जाने से पहले और कॉन्स्टेंटली, मैं कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कई लोग होते हैं जो घबरा रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो परफॉर्म कर लेते हैं, हाँ। तो क्या उनको अगर कोई कॉन्फिडेंस देता है तो एग्जैक्टली यही है। इसकी थेरेपी बड़ी सिंपल है। इसकी थेरेपी जो है वो बहुत सिंपल है कि जब आप प्रेजेंटेशन से पहले रात को, जैसे सुबह को प्रेजेंटेशन है, रात को आप ये पूरा एक्सपीरियंस रिलीव कर रहे हैं, लेकिन अब क्या रिलीव कर रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं कि जैसा हो। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं कि हो, यानी आप गए हैं और आप छा गए हैं, राइट? आप गए और आप छा गए जाके। अभी क्या होता है कि आपको सारी चीजें पता, आपने पढ़ा भी है बहुत अच्छी तरह, रेडी भी जो है वो किया हुआ है, लेकिन जहन के अंदर क्या फिल्म चल रही है कि मुझसे ये नहीं होगा, पब्लिक मुझसे सवाल करेगी, मुझे जवाब नहीं आएगा। यही फिल्म कॉन्स्टेंटली चल रही होती है, नेगेटिव। इस फिल्म को चेंज करना है रात को, और आपको रिपीट क्या करना है कि अब मैं एग्जैक्टली जो है ना वैसा कर रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कौन सा ऐसा पब्लिक स्पीकर है जिसको आप एडमायर करते हैं, राइट? कोई ऐसा पब्लिक स्पीकर होगा आप समझते हैं कि ये ऐसा पब्लिक स्पीकर है जैसे मैं ऐसा बनना चाहता हूं। तो थेरेपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आपको तस्वीर ये करना है कि वो पब्लिक स्पीकर आपके सामने है और ये स्पीच आप कर रहे हो वो कर रहा है, तो वो खड़ा हुआ कैसे है, वो बात कैसे कर रहा है, वो मूव कैसे कर रहा है, वो आई कांटेक्ट कैसे कर रहा है, उसकी आवाज की अप एंड डाउन टोन कैसी है। इसके बाद अपने ही जहन के अंदर आपने क्या करना है कि आपके जिस्म उसके जिस्म में चला गया, या उसका जिस्म आपके जिस्म के अंदर आ गया, यानी अब आप वो नहीं रहे, आप वो बन गए जो आप जिसको आप एडमायर कर रहे हैं। तो अब आप उसकी तरीके से आप जो है वो स्पीच जो है ना वो दे रहे हैं। तो यहाँ के लिए मैंने आपको क्या कहा, यहाँ के लिए रियल और अनरियल का कोई फर्क नहीं है। अब ये वो नहीं है, वो स्पीकर है जो बात कर रहा है, तो वो स्पीकर तो कभी घबराता ही नहीं है। वो स्पीकर तो आता है तो लोगों को छा जाता है, वो तो उसके अंदर तो कैरिज्मा है। लेकिन ये सब चीजें सलाहियत के ऊपर बड़ी जरूरी है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो आप डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद आए बाएं शाये के ऊपर आ जाएंगे। सब्जेक्ट होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और जो मैंने कॉन्ग्रुएंस बताना जरूरी है। ये तीनों की अगर आप कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत इजीली जो है वो आप वहां पे जो है ना वो जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी था, जिस तरह एक्सीडेंट की बात आती है, देखने के बाद जो इंसान को जो फोबियाज हो गए, कई ऐसे फोबियाज होते हैं जो किसी बीमारी की तरफ भी ले जाते हैं। क्या ये कभी जैसे नोजिया हो गया या कंफ्यूजन हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, या फिर ये कि बहुत ज्यादा जो गुस्से में आ जाना, तो क्या ये सब भी फोबिया की वजह से हो सकता है? बिल्कुल, ये जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं हम, बेसिकली एक ब्लैंकेट टर्म है, लाइक अम्ब्रेला, लाइक एक कवर, जिसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरीज आती हैं। जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर थोड़ी देर पहले डॉक्टर इमरान ने भी बताया था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक फोबियाज आते हैं, सोशल एंजाइटी आती है, पैनिक डिसऑर्डर्स आते हैं। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली एक मुसलसल तशवीश की कैफियत होती है, जिसमें हम मुसलसल एक टेंशन में रहते हैं और रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज या वाकयात हैं उनको लेके, और इसमें बहुत सारी जिस्मानी अलामात होती हैं, जिसमें आपके पट्ठों में भी दर्द होता है, आपको मतली भी होती है, कैबी आती है, और इसके अलावा आपका स्टोमिक अपसेट हो जाता है। इसके अलावा जो है आपको चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाता है, किसी भी चीज पे आप तवज्जो मरकूज नहीं कर सकते, नींद
बेसुकूनी हो जाती है। तो ये डिसऑर्डर, यही जब एंजाइटी या फेयर या फोबिया हद से एक्सीड कर जाता है तो तब वो आपके ऊपर, तब हम उसे डिसऑर्डर कहते हैं और वो उसमें ये जिस्मानी अलामत और ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके जी, आपका सवाल। यस सर, आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि एंजाइटी और डिसऑर्डर की जो है ना मेन टाइप्स कितने हैं और क्या क्या होते हैं? आई वांट टू नो। जो ज्यादातर लोगों में पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइटी के मेन जो है, मेन क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जो एंजाइटी के मेन टाइप्स हैं जो आमतौर पर देखने में आती हैं, उसमें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, और प्लस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये 3 टाइप्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, जिसे सिंपल टर्म में जनरलाइज को, जैसे जनरलाइज तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये होता है कि ये आपको इसमें 2 तरह के सिम्टम्स या अलामात होती हैं। एक होती हैं खलल अंदाज जो है सोचें होती हैं जो बार बार आती हैं, ठीक है, और जो पेशेंट को जो है एक मुसलसल अंदेशे, डर या खौफ में मुब्तला करती हैं। और साथ दूसरा जो है पेशेंट का कोई ना कोई ऐसा अमल होता है जिसे वो बार बार दोहराता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सोच आ रही है बार बार कि आपके हाथ गंदे हैं और आप बार बार अपने हाथ जाके वॉश करें। ठीक है, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में ये होता है कि आप दूसरे लोगों को फेस नहीं कर सकते, पब्लिक को, जैसे अभी इन्होंने भी सवाल किया था। और उसके बेसिकली अंडरलाइन ये होता है कि आप खुद को नेगेटिवली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर इमरान ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि वहाँ मसलसल हम खुद को मैसेजेस, लाइक हम वहाँ प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, हम खुद को ये बता रहे होते हैं कि हमारी इवैल्यूएशन हो रही है और वो इवैल्यूएशन नेगेटिव है। तो हमारी वो सारी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और हमारा फोकस सारा उस नेगेटिव इवैल्यूएशन की तरफ होता है, और जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से प्रेजेंट भी नहीं कर पाते। अच्छा, एक और जो मतलब जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर जो हमारी तकरीबन जो है वो कौम के काफी परसेंटेज अब इसका शिकार हो गई है, एक है नेगेटिव परसेप्शन। हम पहले से ही ये सोच लेते हैं कि हम नेगेटिव होंगे। हम जो है वो जाएंगे तो बैंक में लाइन लगी हुई होगी, जाएंगे तो बैंक बंद हो चुका होगा, बिल इस दफा बढ़ के आएगा, कुछ तो रियलिटीज, गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलेगी, एग्जैक्टली पार्किंग नहीं मिलेगी, लोग हमें रास्ता नहीं देंगे, मैं वक्त पे नहीं पहुंचूंगा, इम्तिहान अच्छा नहीं होगा, पेपर मुश्किल आएगा। ये सारी चीजें क्या है जो पहले से ही हम लोग जो है ना एंग्जाइटी का शिकार है कि यार ये तो होगा नहीं, राइट, खाना देर से खुलेगा, ये ऑलरेडी जो है वो ये हमें पहले से ही जो है वो पता है कि हम लोगों ने पहले से ये परसीव करना शुरू कर दिया है कि चीजें सही नहीं होंगी। तो ये होना शुरू हो जाती हैं जनरल होता है ना, क्योंकि देखें प्रोसेस सुने प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस शुरू होता है ख्याल से, थॉट से। थॉट जो है वो हमेशा आएगा, थॉट को कोई नहीं रोक सकता, राइट। थॉट इंसान के, जैसे मैंने आपको कहा कि हर लम्हे जो है वो टाइम्स 3 थॉट्स जो है वो उसके पास आते रहते हैं। हमारे थॉट्स जो हैं वो बेस बनते हैं हमारे इमोशंस के, हमारे एहसासात और जज्बात के। थॉट जो है वो कन्वर्ट होता है इमोशन के अंदर, उस ख्याल जो है वो एहसास या जज्बात के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। हमारे एहसास और जज्बात जो है हमारे, उसकी बेस पर हम अमल करते हैं, एक्शन करते हैं, राइट। जो मुसलसल हम एक्शन करते हैं, राइट, जो हम रिपीटेटिव एक्शन करते हैं वो हमारी हैबिट बनती है, हमारी आदत बनती है, और हमारी आदतें हमारे किरदार बनाती हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस है एग्जैक्टली। जो जैसे हमारे ख्याल होंगे, जैसे हम ख्यालात के ऊपर हमारा उनकी बेस पे हमारे एहसासात और जज्बात होंगे, जैसे हमारे एहसास और जज्बात की बेस पे हमारा अमल होगा, जैसा हमारा मुस्तकिल अमल होगा वो हमारी आदत बनेगी, और वो आदत हमारा किरदार बनाएंगी। तो जो इंसान इसको कॉन्स्टेंटली नेगेटिव चलाएगा, उसका अंडरस्टैंड है कि उसका कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव तब्दील हो चुका होगा। यहाँ पे क्या है कि हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, राइट। मतलब एक वाकया होता है, सारे लोगों के लिए वो मुख्तलिफ प्रोसेस होता है। एक लाश देखने के बाद कोई उस लाश को उठाता है और लेके जाता है, एक लाश देखने गया, जख्मी देखने के बाद एक शख्स देखता है और वो बेहिसी से चला जाता है, एक देखता है वो देखते गिर जाता है, राइट। एक वो होता है जो वहां पर भी उसके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग जो है ना वो कर रहा होता है। ये सारे लोगों के लिए वाकया एक ही है, लेकिन उसका प्रोसेस सबने डिफरेंट किया। लेकिन वो क्यों होता है, मतलब हर एक का क्यों डिफरेंट? क्योंकि सबकी कैपेसिटी डिफरेंट है ना। अच्छा, सबकी कैपेसिटी डिफरेंट है, अपनी सोच के हिसाब से उनका ये जो है वो इस चीज को लेकर, जैसे उसकी सोच को तरबियत दी गई है, जैसे उसके ख्यालात को तरबियत दी गई है, जैसे उसको ख्याल को कंट्रोल करना सीखा गया है, जैसे उसको इमोशंस है, इंसान एक इमोशनल बीइंग है, ये सारी चीजों का दारोमदार उसके इमोशंस के ऊपर है। अच्छा, एक और चीज भी होती है, जिस तरह एक तो ये फियर होता है या फोबियाज होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ होते हैं बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं। तो ये क्या, एक आदमी बेहिसी से एक दिन दो देखकर चला गया, 6 महीने बाद वो बेहिसी से नहीं देखकर जाता, वो उसे उठा कर लेकर, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है जो उसको जगा देता है, कोई ना कोई ऐसा ख्याल होता है जो उसको जगा देता है, कोई ऐसी वो चीज पढ़ लेता है, हो सकता है उसने अल्लाह की किताब पढ़ ली हो, और उसके बाद उसकी जिंदगी, कहते हैं यार उस वाकये ने मेरी जिंदगी बदल दी, उस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी, राइट। तो क्या होता है
कि ये वाकयात भी तो वहीं रजिस्टर्ड हो रहे हैं ना। हाँ। ये वाकयात भी वहीं रजिस्टर्ड हो रहे हैं जो उस थॉट पैटर्न को चेंज कर देते हैं, राइट, जो उन आदतों को तब्दील कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान किसी भी हाल में किसी भी तरह नहीं छोड़ पाता, लेकिन कोई एक ऐसा वाकया उस लेवल का हो जाता है जो उस वाकया उसकी वजह से उस आदत को छोड़ देता है। अच्छा, यहीं पर हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आएंगे हमारे साथ ही सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है एंजाइटी पर, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर सोबेर मौजूद हैं। अच्छा, एंजाइटी पर आगे थोड़ा सा लेकर चलेंगे इसको। एक और चीज के क्या कोई इंसान एक्शंस करने लग जाता है इसके बाद के एंजाइटी जो है, अगर कुछ इस तरह के कोई गलत एक्शंस इंसान से होने लग जाते हैं एंजाइटी के बाद, कोई ऐसी चीजें वो करने लग जाता है जिससे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होने लग जाए? हाँ जी, डेफिनेटली जो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, जो मैनिक्स बन जाते हैं, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं और अपने जो आसपास लोग हैं उन लोगों को भी जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ इस लेवल के ऊपर चले जाते हैं कि जहां लोग अपने सारा घर बिक जाता है लेकिन उनकी बीमारी खत्म नहीं होती, कुछ वायलेंस की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और फिर तो जिस तरह उनके एक्शंस होते हैं उसी तरीके से उनका इलाज किया जाता है इसमें। अच्छा, आप में से कुछ सवाल अगर करना चाहे तो? मेरा क्वेश्चन डॉक्टर सोबिया से है कि डर या खौफ जो है क्या हेल्दी भी होता है? जी बिल्कुल, डर खौफ तब तक हेल्दी होता है जब तक वो आपको हालात से मुकाबला करने में मदद देता है, और जब वही डर खौफ आपकी ज़िंदगी पे असरात मुरतब करने लगता है, लेकिन आपकी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, ठीक है, वो रूटीन इफेक्ट होने लगती है, तो तब हम कहते हैं कि ये हेल्दी नहीं, अब अनहेल्दी है। मुझे ये सवाल करना है कि एक तो डर, खौफ, तशवीश और इस तरह के फोबियाज जब बढ़ जाते हैं और कोई मर्ज बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? जैसे बाकी तो हम मेडिसिन से कर लेते हैं, बाकी तमाम इलाज हम मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं, तो इस तरह के अमराज का इलाज भी कोई है या नहीं? अद्वियात के अलावा इसका जो है इसको साइकोथेरेपी कहते हैं हम, साइकोथेरेपी या काउंसलिंग सेशंस कहते हैं, जो एक नफ्सियाती तरीका इलाज है जिसमें बातचीत के जरिए आप पेशेंट के मसाइल जानते हैं और उसको डिफरेंट आप नफ्सियाती तरीका इलाज जो है वो इस्तेमाल करते हुए आप उनकी हेल्प करते हैं। और इसको लेमन टर्म में अक्सर लोग जो यूज करते हैं आम जबान में, इसे कहा जाता है काउंसलिंग या साइकोथेरेपी या बातचीत के जरिए इलाज कहते हैं इसको। अच्छा, कोई भी देखिए, पहले तो हम समझे कि इंसान की साख्त क्या है। आज साइंस ये बात प्रूव कर चुकी है कि इंसान की जो फॉर्म नजर आ रही है, जो हम एक बॉडी की फॉर्म में नजर आ रहे हैं या गोश्त पोश का इंसान नजर आ रहे हैं, हम एनर्जी की फॉर्म में हैं। अब हम सेल्स की उस लेवल के ऊपर जाके आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि अंदर जब हम सेल्स के डीप डाउन जाते हैं तो वहां पे एक मूविंग एनर्जी नजर आती है, एक वाइब्रेशन नजर आती है। तो हम लोग जो एक फॉर्म है, हम एक वाइब्रेशन की फॉर्म में है। इसका मतलब है कि हम एनर्जी की फॉर्म में है। एनर्जी के कुछ लॉज हैं, एनर्जी पॉजिटिव होती है, एनर्जी नेगेटिव होती है, राइट। जब इंसान की एनर्जी नेगेटिव होती है वो बीमार हो जाता है, चाहे वो जिस्मानी बीमार हो चाहे वो जहनी बीमार हो। एनर्जी फ्लो करती है जहां पे इंटेंशन गो, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। आपकी एनर्जी वहीं फ्लो करेगी जहां पे आपकी इंटेंशन होगी। जैसी आपकी इंटेंशन होगी वैसी एनर्जी हो, वैसी जो है वो एनर्जी जो है वो जाएगी। एनर्जी कम ज्यादा होती है, यानी अगर इंसान के एनर्जी कम है और बीमार है तो उसको एनर्जी उसकी बूस्टअप की जा सकती है और उसको एनर्जी ट्रांसफर भी की जा सकती है, विद थॉट प्रोसेस भी ट्रांसफर की जा सकती है और किसी दूसरे इंसान से भी प्रोसेस ट्रांसफर की जा सकती है। अल्लाह के कलाम से भी एनर्जी ट्रांसफर जो है वो की जा सकती है और बूस्टअप की जा सकती है। तो ये तो एक इंसान की एनर्जी फॉर्म है। दूसरा इंसान जो है वो टोटल केमिकल्स का जो है वो मुरब्बा है, यानी इसका इंसान के अंदर सिर्फ केमिकल्स भरे हुए हैं। अब इंसान के जो ये केमिकल्स का है, इसका एक तरीका कार है, ये केमिकल फैक्ट्री है जो इंसान की जिस्म के अंदर चल रही है। पर्टिकुलरली इंसान का जो जहन है या जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा केमिकल की बेस के ऊपर काम कर रहा है। उस केमिकल्स का जो इम्बैलेंस है वो इंसान को जहनी बीमार जो है वो कर रहा है। तो अब हमें ये पता लगा कि इंसान जिसको हम जहनी बीमार कह रहे हैं, जिसको जहनी परेशानी है, उसमें दो तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक, उसका केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, जो उसके केमिकल का रेशियो है वो आउट हो गया है, और दूसरा उसकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो गई है, डाउन हो गई है, नेगेटिव हो गई है। अब हम तरीका इलाज की तरफ चलते हैं कि अब हमें दो चीजों को अगर हम फिक्स कर दें तो इंसान सही हो जाएगा। साइकेट्रिस्ट जो है वो क्या करता है, वो फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ दवाई के ऊपर। अगर कोई इंसान जाता है अपनी कोई भी जहनी मर्ज लेके, तो साइकेट्रिस्ट क्या करेगा कि वो उसको मेडिसिन के ऊपर ले जाएगा। उस मेडिसिन से वो उस केमिकल के इम्बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश करेगा।
वो इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकता है, वो ओरल मेडिसिन के ऊपर भी जो है वो दे सकता है। और बाज़ दफ़ा अगर कोई ऐसा मैनिएक या फोबिक या जो इतना डिसऑर्डर इतना है तो वो फिर वो ECT के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं आम जबान में, वो उसी तरफ लेके जाता है ताकि उसके उस बैलेंस को जो इम्बैलेंस को बैलेंस किया जा सके, उसको काम डाउन किया जा सके। ये एक साइकेट्रिस्ट का अंदाज है, तरीक़ाकार। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि थ्रू काउंसलिंग या थ्रू बिहेवियर थेरेपी उस शख्स के साथ जो है वो बात करता है और बातचीत के थ्रू उसको एनालिसिस करता है, उसके रूट कॉजेज की तरफ जाता है और उसके बाद उसके रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि क्यों उसके साथ ये हो रहा है, एंड थ्रू थेरेपी उसको उस लेवल तक लेके आता है जहां पे वो रूट कॉज भी फाइंड करता है, उसके बाद फिर उसको उस बिहेवियर की तरफ लेके जाता है जो कि उसका डिजायर्ड बिहेवियर है। साइकोलॉजी ये काम करती है। साइकोलॉजी का ऑब्वियसली प्रोसेस लंबा होता है, मतलब ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे, शी इज अ प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तीसरा एक जो स्कूल ऑफ थॉट है या जो ट्रीटमेंट का तरीका है उसको हम NLP और या हिप्नोथेरेपी कहते हैं। NLP और हिप्नोथेरेपी के अंदर हम इस ट्रीटमेंट का उसके एक बेसिक मतलब जो प्रिंसिपल ये है कि हमें रूट कॉज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, यानी इस शख्स के साथ जो भी कुछ हो रहा है ये क्यों हुआ है इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इस बात पे है कि उसकी अभी सिचुएशन क्या है और वो क्या बनना चाहता है, यानी उसकी एक करंट सिचुएशन है और उसकी एक डिजायर्ड सिचुएशन है। अब जैसे मैंने जो है सवाल पूछा था कि जी मुझे स्पीच देनी है, आज की क्या पोजीशन है कि मैं स्पीच नहीं दे सकता, उसको चाहिए क्या कि मुझे स्पीच देनी है। तो अगर मेरा प्रोसेस NLP का प्रोसेस, हिप्नोथेरेपी का प्रोसेस उसको इस बात पे रेडी कर देता है एक सेशन के अंदर कि तुम कल से जाओगे और स्पीच दोगे, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसको क्यों हुआ था, उससे मुझे क्या फायदा होगा। अगर एक इंसान को ये पता भी लग जाए 1 साल के प्रोसेस के बाद कि ये क्यों हुआ था, इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ। प्रॉब्लम तो जब सॉल्व होगा जब वो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करेगा, यानी एक शख्स यूं आया और उसको ऐसे होना है तो उसको बेसिकली यहां से ऐसे लेके आना है। दैट्स द थेरेपी जो फोकस करती है NLP और हिप्नोथेरेपी, एंड दैट इज द रीजन वो फास्टर है। दैट इज द रीजन वो फास्टर है क्योंकि वो उस रूट, अच्छा बाज़ दफा क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर रूट कॉजेज की जरूरत पड़ती है। अगर कोई इतना डीप डाउन जो है वो है उसमें एज रिग्रेशन किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि NLP में टाइमलाइन थेरेपी किया जाता है, और वो क्या होता है लेकिन वो भी इंस्टेंट 1-2 सेशंस के अंदर वो फाइंड आउट करके और उसको दोबारा कहां ले जाते हैं जहां पे आउटकम है, सोल्यूशन बेसिस है ये, कि जहां पे उसको सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट करते हैं। कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक स्कूल ऑफ जो है एक प्रोसेस वो है जिसको मैंने आपको कहा कि एनर्जी हीलिंग सिस्टम, यानी इस शख्स की एनर्जी कम है और इसको एनर्जी को जो है वो कैसे बूस्टअप किया जा सकता है, जिसको हम स्पिरिचुअल हीलिंग भी कहते हैं, जिसको हम फेथ हीलिंग भी जो है वो कहते हैं। ऐसे तमाम वो अमराज जब मेडिकली सारी चीजें टेस्ट करने के बाद भी वो रीजन समझ में नहीं आ रहा। एक शख्स कहता है मेरा दर्द है, वो सब कुछ कर लिया लेकिन नहीं समझ में आ रहा। अब हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि यार ये साइकोलॉजिकल हो सकता है या फिर इसके ऊपर असरात भी हो सकते हैं, इसके ऊपर असरात भी हो सकते हैं। उसको बिल्कुल ही हम आउटराइट मना नहीं कर सकते कि यार किसी शख्स पर असरात नहीं हो सकते। हमने पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं जादू के ऊपर जहां हमने बताया कि असरात भी होते हैं। तो वहां पे जाने के बाद ये है कि एक वो टेस्टिंग है जहां पे हम एक स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, फेथ हीलिंग करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर हीलिंग करते हैं, जहां पे एक शख्स एनर्जी ट्रांसफर करता है और उसको बैलेंस कर देता है। जितनी भी केमिकल्स दिए, जितनी भी ड्रग्स दी जाती हैं वो सब केमिकल्स हैं। मेडिसिन क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। अच्छा, मेडिसिन का मैं एक दो किस्से भी सुनाऊंगी, जरा उसके बारे में जरा जानेंगे, लेकिन अभी लेंगे ब्रेक का, फिर आते कहीं ना कहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज बात हो रही है एंजाइटी पर, खौफ पर और फियर पर। अभी डॉक्टर इमरान ने काफी सारा ऐसा बताया कि इसे क्योर किस तरह किया जा सकता है। आपने 4 प्रोसेसिंग बताए हैं जिसके जरिए जो है ये 4 तरीके हैं ये जिससे क्योर कर सकते हो। कि जिस तरह मेडिसिन से आपने बारे में बताया कि मेडिसिन जो है वो एक चीज से इंसान जिस तरह उसे क्योर करना चाह रहे हैं, वो क्या होता है कि वो हर चीज से सुन कर देता है, इंसान को बिल्कुल मफलूज कर देता है और वो कुछ भी फिर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। राइट, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। कोई भी आप एक्सटर्नल केमिकल जब बॉडी के अंदर डालते हैं उसका एक साइड इफेक्ट होता है। पर्टिकुलरली जो हमारी इस फील्ड के अंदर जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, ये सारे केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर इंसान खुद भी बनाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू स्टे करना चाहूंगी कि खलील रहमान साहब काफी देर से वो होल्ड पर और बात करना चाह रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी खलील साहब, आप सवाल कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर इमरान से सवाल करना चाह रहा था। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्चुअली जस्ट वांट टू नो कि ये जो साइकोलॉजी है इसका स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या कनेक्शन है, और ओनली
Islam has some relationship with the psychological aspects of human being, या जो दूसरे रिलीजियंस हैं, मतलब जिस तरह क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, तो इन तमाम मज़ाहिब में मतलब आप ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, जो इंसान की जो नफ्सियात है, उसमें हेल्प ली जा सकती है कि सिर्फ इस्लाम जो है इसका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, या तमाम मज़ाहिब जो हैं, जो तमाम रिलीजियंस हैं, उस मतलब हर इंसान अपने रिलीजन के थ्रू साइकोलॉजी जो है अपनी उसमें हेल्प ले सकता है। दिस इज माय क्वेश्चन जी, इस्लाम के जरिए जी, ये जो बिलीफ सिस्टम है, जब हम देखिए, पहली बात तो अगर स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन सिर्फ रूहानियत है, तो रूहानियत जो है वो हर मजहब में मौजूद है, लेकिन हर रूहानियत जो है वो वहदानियत नहीं होती। हर रूहानियत के अंदर तौहीद का पैगाम नहीं होता। बहैसियत मुसलमान अगर मैं कोई रूहानी प्रैक्टिस करूंगा तो मैं उससे वही प्रैक्टिस करूंगा जिसके अंदर वहदानियत होगी, वादहु ला शरीका लहू के अलावा और किसी से मदद नहीं मांगी जाएगी। बाकी बात यह है कि उससे क्या मतलब असर पड़ता है, जी बिल्कुल असर पड़ता है। ये बिलीफ सिस्टम है। अगर एक इंसान के बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर दिया जाए कि जो मिट्टी दी जा रही है उससे तुम्हें शिफा हो जाएगी, तो उससे शिफा हो जाएगी। उस मिट्टी से शिफा नहीं होती, बेसिकली उस बिलीफ सिस्टम से शिफा होती है। मैं जब पहले वाली बात कर रहा था कि जो मेडिसिन देते हैं, इस मेडिसिन के अंदर जितने केमिकल्स दिए जा रहे हैं, ये इंसान दिमाग ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है। अच्छा। मतलब नेचुरली प्रोड्यूस करता है। नहीं, देखिए, डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये वो जो दवाइयों के नाम भी जेनेरिक जो नाम है जो केमिकल्स के, ये ऑलरेडी दवाई की सूरत में दी जाते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन ऑलरेडी इसको प्रोड्यूस भी करता है। एस्पिरिन जो है हमारा ऑलरेडी जो है जो प्रोड्यूस करता है, हमारा जहन जो है वो प्रोड्यूस करता है। और बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जो लोग जैसे इंसुलिन इंसान के जिस्म प्रोड्यूस करता है, लेकिन लोग जो आर्टिफिशियल इंसुलिन पे जाते हैं तो उसका इंसुलिन अंदर से बनना बंद हो जाती है। तो जब हम ज्यादा ड्रग्स के ऊपर चले जाएंगे तो वो केमिकल जो नेचुरली हमारा ब्रेन बनाता है वो बनाना बंद कर देता है, क्योंकि आप उसको किस बात का आदी बना रहे हैं, बाहर के आदी होने का। तो इसीलिए अगर हम उस प्रोसेस की तरफ जाएं जहां इंसान के उन फंक्शंस को एनहांस करें कि वो अपने ये केमिकल्स खुद बनाए, तो उसको मेडिसिन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है अशरफुल मखलूकात बनाया, तो नेचुरली कोई ना कोई उसके लिए प्रोसेस भी बनाया हुआ कि उसको सही भी किस तरह से कर सकता है। अच्छा, हमने थोड़ा सा एक सर्वे किया था, हमारी टीम दरअसल आउटडोर गई और उन्होंने पूछा कि कौन सा खौफ सबसे ज्यादा है लोगों में। छोटे छोटे खौफ की बात किसी ने भी नहीं की, सबने बड़े बड़े खौफ की बात की। तो जानते हैं वो बड़ा खौफ क्या है? खौफ ज्यादा ये रहती हूँ कहीं जाऊं तो अल्लाह ना करे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, और ऐसी मौत जो है ना वो बहुत मतलब बुरी होती है कि बंदा मरे तो अपनी यानी वो सडन डेथ हो, लाइक ऐसा ना हो ना कि बॉम्ब ब्लास्ट है, या इस चीज से बहुत डर लगता है। टेररिज्म इतना है कराची में, अब आप नहीं निकल सकते मार्केट्स में, और दूसरा गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं आजकल की मार्केट्स, कहीं पर भी आप अकेले तो जा ही नहीं सकते। लोगों को यही है, टेररिस्ट के ही ज्यादा है। बच्चे हमारे चले जाते हैं स्कूल कॉलेजेस, और पीछे से हम लोग टेंशन में रहते हैं कि भाई ये क्या होगा, वापस आने का टेंशन रहता है। यही आजकल के जो लड़ाई झगड़े हैं, फड्डे फसाद हैं, इनकी वजह से लोगों के दिलों में डर बढ़ा हुआ है। डर तो ये जब से हम घर से निकलते हैं, ये बस यही खौफ होता है कि बस कुछ हो ना जाए। और अक्सर अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हादसा हो गया था, क्योंकि मैं बस में आराम से बैठी हूँ, अपने जो शॉपिंग करनी थी वो लिया मैं आराम से, थोड़ी देर बस बैठी हूँ और आगे एक आदमी आकर पिस्तौल लेके बैठी है, कह रहे हैं जो कुछ है आप निकाल दे। आजकल जो हालात हैं डकैती वगैरह, ये इससे डर लगता है। मुल्क में कोई खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं है, पता नहीं घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, खौफ खत्म हो चुका है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। अच्छा जी, ये जो खौफ इन्होंने बताए हैं ये बेसिकली टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, या पता नहीं घर पहुंच सके, ज्यादातर ये कि घर से बाहर निकलेंगे पता नहीं घर पहुंच सके नहीं पहुंच सके। देखिए, इंसान का जो जहन का प्रोसेस है उसमें एक चीज है जनरलाइज करता है, यानी किसी भी एक वाक़े को, चाहे उसके साथ हुआ हो चाहे उसने सुना हो, वो उसको जनरलाइज करता है। अच्छा, ये भी एक इंसान की एक फितरत के अंदर है कि वो जो अच्छा वाक़या है या जो अच्छी खबर है वो उसको 6 दफा मैक्सिमम शेयर करता है लाइफ में। हाँ। जो अच्छी चीज है। हाँ। और जो नेगेटिव है उसको 27 दफा जो है वो शेयर करता है। तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिविटी है वो इंसान ज्यादा स्प्रेड करता है। अभी जैसे जनरलाइज कहा ना, तो ऐसे थेरेपी के अंदर भी आते हैं, जैसे सब मुझसे नफरत करते हैं, जनरली कहते हैं जी सब मुझसे नफरत करते हैं। जब हम उसको डीप डाउन कहते हैं कि जी अमेरिका का सदर आपसे नफरत करता है, बॉलीवुड का अदाकार आपसे नफरत करता है,
नहीं वो तो नहीं करता, वो भी नहीं करता, मैं आपसे नफरत करता नहीं, आपका पड़ोसी आपसे नफरत करता है नहीं, आपका दोस्त आपसे नफरत करता है नहीं। अब जब नहीं शुरू हुआ तो आखिर के अंदर उसकी सांस निकलती है राइट। तो होता क्या है कि वो जो है वो जनरलाइज जिसने कहा था ना सब मुझसे नफरत करते हैं, वो अल्टीमेटली बॉटम लाइन के ऊपर यहाँ पे पहुंचता है। अभी एक लड़की ने ये कहा कि जी लड़की के लिए तो बाहर निकलना बिल्कुल है, वो तो निकल ही नहीं सकती है। और ये भी स्टडी बता रही है कि ऐसा लड़कियां ज्यादा स्टूडेंट्स है लड़कों के मुकाबले में, लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है लड़कों के मुकाबले में, कंपैरेटिवली लड़कियां ज्यादा काम कर रही हैं, लड़कियां ज्यादा ऑफिस जा रही हैं, लड़कियां ज्यादा प्रोफेशनली जो है वो काम कर रही हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ये हकीकत नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये वाकयात जो है वो हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि वाकयात हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ज्यादा देखा जा रहा है, ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इससे ज्यादा वाकयात डेवलप कंट्रीज में हो रहे हैं, इससे ज्यादा जराइम डेवलप कंट्रीज में हो रहे हैं। लेकिन वहां क्योंकि ये प्रमोट नहीं हो रहे तो इसलिए हर आदमी इसकी बात नहीं कर रहा है। मतलब हमें पता चल जाता है, वहां पर पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। अच्छा दूसरी बात ये कि जैसे लोग कह रहे हैं बाहर नहीं निकल सकते, मैं तो बड़ी सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। रात को 12 बजे शादी हॉलों में चले जाएं, 500-500 600 खवातीन बैठी हुई हैं, जेवर से लती फंदी हैं, बेहतरीन कपड़े पहने बैठी हैं, मुर्गियां फाड़ रही हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो ये कहाँ वो खौफ और बाहर निकलने का दर्द है जो उनको निकलने नहीं दे रहा। लड़के भी जो है मुर्गियां सुर्गियां तोड़े, सारी लड़कियां बेचारियों पर इल्जाम आ गया, लड़के ज्यादा खाना खाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है बतूल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। बतूल आप कैसी है? ठीक ठाक। ठीक ठाक, आप ठीक हैं? आपका शो बहुत अच्छा है और आज बहुत अच्छा सब्जेक्ट डिस्कस किया जा रहा है। जी मैं सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस करना चाहूंगी कि एक्चुअली केस हुआ था हमारी फैमिली में ये मुझे ये सवाल भी करना था बल्कि कि सेल्फ एस्टीम और कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किस हद तक माइंड पे अफेक्ट करती है। और उसका ये हुआ था, एक्चुअली वो मेरी कजन ही थी कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच गई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। ठीक है। मेडिसिन उन्होंने ली थी और 4 मतलब उनका जो माइंड था उस वक्त उनकी एज थी जब उनकी डेथ हुई मेरे ख्याल से 26 साल 26 ईयर्स की थी, लेकिन उनका माइंड 8 साल की लड़की का हो गया था। अच्छा। और वो मेडिसिन लेती रही थी 4 साल तक। और वो एक दिन आ गया था कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रही थी और उसने हम लोगों को बताया भी था कि शी इज गोना सुसाइड। अब ये क्या हुआ था हमें अभी तक हल नहीं मिला। दूसरी चीज कि अगर किसी के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या किसी को डिग्रेड किया जाता है, जैसे कि हमारे कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, जो दूसरों के लिए बुरा भी करते हैं या किसी भी तरह, क्योंकि मेरी एक और फ्रेंड का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो देखने में कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन शी इज गोइंग इनटू अ वेरी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। ऑलराइट, ठीक है। उसको फियर किस चीज का, उसको खौफ किस चीज का आता है? लोगों का आता है या उसको ये डर लगता है कि हर कोई उसकी बुराई कर रहा है? हर कोई बुराई कर रहा है। शी इज नॉट दैट गुड लुकिंग, वो इतनी कोई वो नहीं अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, उसको ये खौफ होता है कि हर कोई इसकी बुराई कर रहा है। ओके सही है, थैंक यू सो मच। जी जी हाँ जी, लोनलीनेस की मेरे ख्याल से लोनलीनेस है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो इन्होंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एक अलमिया है हमारे यहाँ जो पुअर सेल्फ इमेज और पुअर सेल्फ स्टीम और सेल्फ डेवलपमेंट को हमें पूरा प्रोग्राम करेंगे बाकायदा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपके सवाल ये था कि ये इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। राइट, अल्लाह ताला भी हमारे गुमान के मुताबिक हमारा मामला करता है। अगर हमारा गुमान ये है कि हम अच्छे नहीं है तो फिर हमारा मामला भी वैसे ही होने वाला है, वैसे ही होने वाला है। ये फियर आ जाता है क्या? ये देखिए इंस्टॉल होता है, हम जो प्रोग्राम करते हैं अपने आप को, जो हम अपने आप को जो इंस्टॉल करते हैं, एक वो इंस्टॉलेशन जो हमारे हालात कर रहे हैं और एक जो हम खुद अपने आप को कर रहे हैं, जो हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को निगेट कर रहे हैं, जो हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं। राइट, उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया ना, जब हम सुबह उठने के बाद जब अपना चेहरे के अंदर, शीशे के अंदर, अपना आईने के अंदर अपना चेहरा देखते हैं तो हम पहली बात क्या जो है वो करते हैं, क्या हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा जो है वो हमें दोबारा जगाया नींद के साथ, क्योंकि नींद मौत का नाम है, हमें दोबारा जो है उसने जिंदगी दी। और ये हम अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो क्या हम उसके ऊपर राजी हैं, उसकी अता के ऊपर हम जो है ना वो राजी हैं। अगर हम ऐसा नहीं और हम सुबह उठने के बाद अपनी नाक को टेढ़ी देख रहे हैं और बाल को टेढ़ा देख रहे हैं और रंग को काला समझ रहे हैं और बजाय इसके कि हम शुक्र अदा करें, तो ये डेफिनेटली हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव प्रोग्राम करते हैं अपने आप को। और ये जैसे मैंने कहा कि इससे डेफिनेट फर्क पड़ता है। ड्रग्स का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब वो केमिकल्स जो हमारा सर्वाइवल के लिए हमारा जहन खुद बनाता है, जब हम उसका काम को रुकवा के आर्टिफिशियल ड्रग्स के थ्रू उसके ऊपर ले जाते हैं और खासतौर से 4-4 साल के ड्रग्स पर लेके जाते हैं, उसके ये साइड इफेक्ट्स तो आते ही हैं जो उन्होंने जो है बड़ा खतरनाक साइड इफेक्ट है। डेफिनेटली जो है ना, अगर आप किसी को ड्रग्स के ऊपर टोटली लेके चले जाएंगे तो उसके सिस्टम्स तो काम ही नहीं करेंगे ना, नेचुरल सिस्टम। मैं इनका यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था सेल्फ स्टीम या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो सेल्फ स्टीम या इंफीरियरिटी लाइक जो एहसास से आपकी कमतरी है, ये तमाम नफ्सियाती बीमारियों की जड़ है।
यहाँ से ही आपकी स्टार्ट होती है कि जहाँ पे आप अपने सेल्फ को, बेसिकली सेल्फ एस्टीम होती है कि हम दूसरों की आंख से खुद को कैसे देखते हैं। अच्छा, मतलब ये कि दूसरों के कमेंट जजमेंटल होते चले जाते हैं और अपनी नेगेटिव परसेप्शन डेवलप करते चले जाते हैं। और जहाँ तक दवाइयों का, जैसे डॉक्टर इमरान ने भी बताया कि केमिकल इम्बैलेंस, वो केमिकल इम्बैलेंस किसी न किसी वजह से होता है। आपकी लाइफ में जब स्ट्रेसेस आते हैं, ठीक है, कोई भी परेशानी, दबाव आता है, तो आपकी जो विल पावर होती है या उससे मुकाबला करने की ताकत होती है वो बेसिकली वीक, आपकी अपनी शख्सियत के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं कि आप उन हालात का मुकाबला नहीं कर सकते और आप नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो वो दवाई जो है वो सिर्फ वो जो केमिकल, क्योंकि जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है तो वो केमिकल इम्बैलेंस होता है। दवाई उसको बैलेंस तो कर देती है, लेकिन वो स्ट्रेस जब तक वहां प्रेजेंट है, वो बैलेंस जब तक उस जड़ को निकालना है, उसको बिल्कुल, और वो दूसरे ठीक नहीं होगा, बिल्कुल, और वो दूसरे तरीके जैसे साइकोथेरेपी, एनएलपी और हिप्नोथेरेपी, आप इनके जरिए जो है उस जड़ को निकाल। ठीक है, हम ऑडियंस की तरफ आते हैं। जी, आपका सवाल। हेलो सर, मैम, माय क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू कि मेरे क्वेश्चन की 2 फेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस चाइल्डहुड देयर इज अ फियर ऑफ डेथ इज डेवलप्ड इन मी कि कोई भी एम्बुलेंस अगर क्रॉस भी करती है मेरे आगे तो माय आईज आर फिल्ड विथ टीयर्स और अजीब सी कैफियत हो जाती है ना। अच्छा, पहला तो ये क्वेश्चन कि आपने कहा था कि जिस तरह आप करते हो, ट्रीट करते हो, जब मैंने कहीं पढ़ा था कि आप इमेजिन करवाते हो पहले कोई भी डर हटाने के लिए, तो आई नीड टू आस्क कि क्या आपको फियर ऑफ डेथ को खत्म करने के लिए भी कोई इमेजिन करवाओगे, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी इवन टू इमेजिन अबाउट द डेथ, राइट? और पहले ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम पर्सन शुड हैव फेयर ऑफ डेथ, राइट? इफ आई वाज नॉट रॉन्ग सर। तो मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसमें ये हदीस में है कि जब आप किसी की फ्यूनरल सेरेमनी में जाओ तो फील लाइक दैट कि आपको लेकर जाया जा रहा है और आपको जो है वो ग्रेव में उतारा जा रहा है। तो व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दिस? इज इट कि आप में फियर होना चाहिए अबाउट द डेथ, और इज इट कि फियर को खत्म करने के लिए जो है ये हदीस है? अच्छा, जैसे आपने, क्योंकि इस्लाम से जो है वो स्टार्ट करते हैं, ये तो हमने रीजंस भी बताए और थेरेपीज जो भी जो है ना बताए। आपके ब्रेक तो नहीं आ रहा बीच में? नहीं, okay. नहीं आ रहा। देखिए, कुरान के अंदर एक आयत है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये वो लोग हैं कि जिनको ना खौफ होता है, ना इनको हुज़ुन होता है, ना ये गमगीन होते हैं। खौफ क्या है? बैरूनी खौफ, जैसे अभी पैकेज के अंदर भी बताया कि बाहर कोई आ जाएगा, कुछ छीन लेगा, बारिश हो जाएगी, ये वो खौफ है जो बाहर है। एक खौफ है अंदर का खौफ, राइट? जैसे अभी बात हो रही है कि जो मरने का अगर जो है डर, एक अंदर का एक जो है वो खौफ है, जिसको हम गम कहते हैं, जिसको हम हुज़ुन कहते हैं, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, राइट? कुरान करीम ये कहता है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इनको खौफ होगा ना इनको हुज़ुन होगा। अब कुरान के अंदर 7-8 जगह ये आयत रिपीट हो रही है, और किन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इनको ना खौफ होगा ना इनको हुज़ुन होगा। अच्छा, हम यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे मिलते हैं, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में आज बात हो रही है फियर पर, आज बात हो रही है एंजाइटी पर। एंजाइटी एक्चुअली जो है वो इन सब का मजमुआ है। फियर का भी हो गया, फोबिया, सब डिसऑर्डर भी जो है वो बन जाता है ना, जब डिसऑर्डर भी बन जाते हैं उसके ऊपर। जो हम पहले बात कर रहे थे जो सवाल के ऊपर कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान करीम ने कौन सी जगहों के ऊपर जो है ये बताया कि ये कौन से लोग हैं कि जिनको ना खौफ होगा ना हुज़ुन होगा, ना ये किसी से डरेंगे बैरूनी तौर पे, ना इनको अंदर से ये गमगीन होंगे। तो कुरान करीम ये जो है ये बताता है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और जताते नहीं हैं, और वो लोग जो लोगों को सताते नहीं हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा, कौन से वो लोग हैं कि जो अल्लाह की अता के ऊपर मुतमईन रहते हैं, यानी कनाअत करते हैं। कौन से? ये वो लोग हैं जिनको कोई डर और खौफ नहीं होगा। अहले जन्नत जो है उनको कोई खौफ और गम नहीं होगा, जो अल्लाह को अपना रब मानते हैं और उस पर कायम रहते हैं। यानी हम कहते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो अल्लाह से डरते हैं फिर वो किसी से नहीं डरते, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं फिर वो किसी से नहीं डरते। ये कुरान करीम की डेफिनेशन एग्जैक्टली मैं आयत का तर्जुमा जो है, मफहूम तर्जुमा जो है आपको जो है ना बता रहा हूँ। जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और यौम आखिरत पे ईमान लाए। अच्छा, यौम आखिरत पे ईमान लाने का मतलब ये है कि जजमेंट के ऊपर है, मौत से डरना नहीं है, अंजाम से डरना है। मौत तो एक बहुत लतीफ अमल है, उसके लिए आप एक इंसान का एक घर है, उस घर से वो निकला और एक ट्रांजिट के ऊपर कहीं गया है, रास्ते का मुसाफिर है, और उस मुसाफिर को ये पता है कि जब मैं अपने घर में जाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। क्या वो मुसाफिर घर में जाना पसंद करेगा या नहीं करेगा?
तो मौत वही है जो उसको अपने घर की तरफ लेके जाएगी, मौत वही है जहां से वो आया है, मौत वही है जहां पे रहमत है। लेकिन अगर उसने अपने ये अमाल नहीं किए तो उसको ये मालूम है कि वहां पे रहमत नहीं, इसलिए वो डरता है जाने से, इसलिए वो जो है वो डर रहा है। पहले तो अपने अमाल इसलिए अच्छा, फिर और किसने ये कहा, देखें और गलत कुरान करीम में किसको कहा, वो लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं, वलीउल्लाह। अल्लाह के दोस्त कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला कहता है ये मेरे दोस्त हैं। अल्लाह ताला जब उनको आजमाइश देता है वो हर आजमाइश पे पूरे उतरते हैं। जो अल्लाह ताला की आजमाइश पे पूरे उतरते हैं, कंप्लेन नहीं करते। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको ना खौफ होगा ना जो इनको कोई जो है वो गम होगा। जो अल्लाह ताला के रसूल की बताई हुई शरीयत के ऊपर अमल करते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको खौफ नहीं होगा और जिनको गम नहीं होगा। इन समरी मोमिन को खौफ नहीं होगा, मोमिन को गम नहीं होगा। अब कुरान जो है वो फोबियाज और ये सारी चीजें मोमिन के लिए तो खत्म ही हो गई। अब अगर एक बात तय है, कुरान करीम मेरा ईमान है कि उसमें हर चीज हक ब हक सही है। अगर मुझको खौफ और गम है तो मैं मोमिन नहीं। So true. अच्छा, हमारे सवाल जी आपका सवाल। Sir, I need to ask, means is it healthy for me? This is the fear of death. Is it healthy for me? अंजाम से डरना चाहिए, अंजाम से डरना चाहिए। दूसरा आपका सवाल ये था कि अगर मुझे मौत का डर है, बहुत इजीली ये थेरेपी के थ्रू चेक खत्म हो सकता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि मौत का एक्सपीरियंस कराया जाए, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, हर थेरेपी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस को रिलीव कराया जाए। कुछ मतलब जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, साइको एनालिसिस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें रिलीव कराई जाती हैं, जिसको दोबारा मतलब उसको उसी तकलीफ दे प्रोसेस से गुजारा जाता है। एनएलपी हिप्नोथेरेपी के अंदर हम उसको नॉट नेसेसरीली उसको एक्सपीरियंस जो है वो करवाएं। अच्छा जी, आपका सवाल। मेरा नाम सैयद अनमोल शाह है। मेरा क्वेश्चन जो है वो आपसे ये था कि जिस तरीके से इन्होंने आपसे पूछा कि कोई जो है वो कोई स्पीच करने के लिए जाता है, बहुत रिहर्सल्स करता है, काम करता है, और फिर भी उसके बाद जो इसमें एक डर सा रहता है, तो ये जो इंसान का डर है, अगर वो थोड़ी गुफ्तगू करे, थोड़ा गुनगुनाना शुरू करे या कुछ काम करे, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान का ये जो डर है खत्म होने लगता है। तो ये तो विदाउट ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपने बात कही है वो ट्रीटमेंट ही तो कर रहा है। जो वो गुफ्तगू कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो वो गुनगुना रहा है वो क्या कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट ही तो कर रहा है। एक बच्चा है, उसको कुत्ते से डर लगता है क्योंकि किसी ने उसको खौफ में मुब्तला किया, कुत्ते से डराया, जैसे जो मतलब बाबा आपने डरा दिया, बाहर नहीं निकलना कुत्ता काट लेगा, राइट, या कोई ऐसी स्टोरी उसको सुनाई, उसको खुद ब खुद एक डर लग रहा है। उसने एक दूसरे बच्चे को देखा जो कुत्ते के साथ प्यार कर रहा है, कुत्ते को खिला रहा है, कुत्ते के सर पे हाथ फेर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका डर खत्म हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, उसकी थेरेपी हुई ना, ये ऑटोमेटिकली उसकी थेरेपी। उसने जब ये देखा कि एक बच्चा जब उसको नहीं नुकसान पहुंचा रहा तो मुझे भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये जो थेरेपी है, हम सेल्फ थेरेपी भी तो करते हैं। तो ये जो आप बात करेंगे सेल्फ थेरेपी ही तो की है उसने, जिसकी वजह से डर खत्म हुआ है उसका। बेसिकली जो डर या खौफ हम कहते हैं वो है क्या, इमोशन है, और उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई सोच होती है जो इस इमोशन को लीड करती है। तो आप जब गुनगुना रहे हैं तो आपने तो थॉट को डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना, लाइक आपका जहन तो किसी दूसरी तरफ लग गया। अच्छा, नहीं फिर पहले आप कर ले सवाल। सर मेरा क्वेश्चन है कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है वो एक बंदी में ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, कहते हैं कि एक जिन आ गया है तो उसकी वॉइस चेंज हो जाती है ना, कभी कभार डिफरेंट वॉइसेस निकालती है, तो उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं ना, तो उसको भी इसको एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं क्या? अच्छा, इसमें दो डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली जो आप मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह रहे हैं। एक ब्रॉड टर्म कहलाती है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ठीक है, जिसके अंदर जो इंसान एक्सपीरियंस करता है कि लाइक अपनी मेमोरी लॉस हो जाना, ठीक है, समटाइम्स इंसान को, उसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, और वन ऑफ द डिसऑर्डर है मल्टीपल पर्सनालिटी, जिसके अंदर इंसान को ये महसूस होता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा शख्सियात मौजूद हैं, ठीक है, और उनमें से कोई भी शख्सियत उसके ऊपर डोमिनेट कर जाती है। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक चाइल्ड की शख्सियत है तो वो उस वक्त बिल्कुल इस तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से एक बच्चा कर रहा है, ठीक है। अगर वो किसी ऑफिस रोल में है तो वो बिल्कुल इस तरह से बिहेव करेगा कि वो ऑफिस में बैठा हुआ वहां पे कर रहा है, और वो उसके ऊपर जब भी कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, और बेसिकली इसमें ये होता है कि जब आप स्ट्रेस का मुकाबला नहीं करना चाहते, उसे फेस नहीं करना चाहते, तो वो स्टेज होती है कि जहां आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट कर जाती है। और जो दूसरा आप बता रही हैं कि जिसमें आवाज का चेंज हो जाना, वो अलग एक नफ्सियाती बीमारियों की कैटेगरी है, बिल्कुल वो सोमैटोफॉर्म कहलाता है, उसके अंदर ये सिचुएशन होती है। हाँ, लेकिन अच्छा वो ये थोड़ा सा जरा सा ये बिल्कुल टॉपिक से, ये एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट नहीं पूरा सब्जेक्ट। और हमारे साथ कॉलर से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? आपका शो बहुत अच्छा है और मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सवाल आज के टॉपिक के हवाले से मैं आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है, 9 साल उसकी एज है, तो वो बहुत छोटी थी, 2 साल की, जब वो एक बार जो है उसने टीवी पे जिन का ड्रामा लगता था, ऐनक वाला जिन बच्चों के लिए, तो उसने वो देखा था। तो वो इतना
ज्यादा खौफजदा हो गई कि उसके बाद से अब तक मैंने बहुत कोशिश की, मैं उसको दम भी करती हूँ, मैं इसके अलावा उसको जहन में भी बताती हूँ कि इस तरह चीजों से नहीं डरते, ये आर्टिफिशियल होती हैं सारी चीजें, लेकिन उसके अंदर इतना खौफ बैठता है कि वो अकेले वॉशरूम में तक नहीं जाती, हालांकि उसकी 9 साल एज है, और अकेले कमरे में अगर उसको बुक चाहिए या कुछ चाहिए तो वो अकेले कमरे में भी नहीं जाती, और वो अंधेरे में भी नहीं जाती, अंधेरे में सोती भी नहीं, और दिन के वक्त भी वो अकेली नहीं रहती। अभी उसकी एज क्या हो गई है? अभी उसकी एज 9 साल है, 9 ईयर। 9 साल, 2 साल की उम्र से लेकर 9 साल। कोई और सवाल करेंगे या नहीं? अच्छा चलिए सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा एक तो ये कि आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी कर दें कि डॉक्टर इमरान का नंबर चल रहा होता है और आप लोग ढेर कॉलें कर रहे होते हैं और इतने सारे सवाल होते हैं, डॉक्टर इमरान इसका कोई हल कर दें, क्योंकि आप डॉक्टर खुरम की तरह आपको भी शिकायतें ऑन एयर आना शुरू हो जाएंगी फिर। अच्छा जी, देखिए मुझे शिकायत भी आ भी रही हैं और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कुछ हमारे पिछले प्रोग्राम्स थे जिसके अंदर जो मेरे फोन के ऊपर एक दिन में 274 कॉल्स आई थे। तो अब आप ये बताएं कि मेरी सेक्रेटरी भी कितने फोन उठा सकते हैं? ठीक है। अच्छा फिर ये है, ये मेरा और ये भी सबको मालूम है कि ये मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं, मैं एब्सोल्युटली फ्री सर्विसेज देता हूँ, मैं चार्ज नहीं करता। तो इन्हीं मसाइल की वजह से जो लोगों को है, मैंने आई कम टू अ सोल्यूशन कि मैं लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ जो है वो थैंक्स टू द कर्टिसी ऑफ DH सेंट्रल लाइब्रेरी जो है जो फेज 2 में सनसेट बुलेवार्ड पे है, उनके ऑडिटोरियम के अंदर मैं जो है वो जोहर से असर के बीच में अवेलेबल होऊंगा। ओपन टू द पब्लिक है, जो लोग मुझसे नहीं कांटेक्ट कर पाते हैं, जिनको वेटिंग टाइम मेरा 2-3 महीने का है, तो वो वहां पे मुझसे जो है वो मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। इस सैटरडे को, इस महीने का जो 28 को आएगा, और बहुत सिंपल है, लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, चले से हम अनाउंस भी कर दिया करेंगे, और एब्सोल्युटली फ्री होता है, और एब्सोल्युटली फ्री, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा बिल्कुल सवाल, जो छोटे बच्ची जो उसने देखा, इस बच्चे के लिए इन्हें बेसिकली यही साइकोथेरेपी करवानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के अंदर ये फियर जो इंस्टॉल हो जाता है और इसको जो बेसिकली लर्न कर लेते हैं और हमें अनलर्न कराना पड़ता है। और एक नफ्सियाती तरीका इलाज है, आर्ट थेरेपी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के केस में यूजुअली वो जो फियर उनके अंदर होते हैं, तो थ्रू आर्ट या ड्राइंग्स के थ्रू हम उस फियर को बाहर निकालते हैं और उसको फिर रीस्ट्रक्चर करते हैं या दोबारा से उसे रीलर्न कराते हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये किसी भी जो है उसको कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर कराची में है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट मौजूद है, इवन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है, वहां पे कांटेक्ट कर लें तो इनको वो वहाँ हेल्प मिल जाएगी। अच्छा देखिए, मैं क्विकली जो है थेरेपीज जो है वो बता देता हूँ, जो लोग खुद भी जो है वो कर सकते हैं, उनके लिए जो है वो जरूरी है। अच्छा, एक तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, क्योंकि जैसे इमोशंस है, हर चीज इमोशंस है, तो अगर आप अपने इमोशंस को फ्री कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके अंदर जो है वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जंक्शंस है, मेरिडियंस है, और उनको सर्टेन जगह के ऊपर जाके टैप करते हैं एक सीक्वेंस के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो इमोशन जो है वो रिलीज हो जाता है। उसके लिए तो जाहिर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं पूरा प्रोसेस जो है वो समझा सकूं, लेकिन EFT प्रोसेस से जो है ये हो सकता है। दूसरा एक है जिसको हम न्यूरो हिप्नोटिक रीपैटर्निंग कहते हैं, जहां पे हम ये इसको जो है वो सॉल्व करते हैं अपने चंद हरकत की वजह से। देखिए जो फीलिंग है, ये खौफ जो है एक फील होता है, राइट? कोई भी ये थॉट, ये फील है, खौफ फील हो रहा है, हमेशा जो फीलिंग है वो जिस्म के अंदर कहीं होता है, क्योंकि हम जब फील करने का मतलब क्या है, ये टच है ये। तो अगर इसको पे अटेंशन किया जाए तो ये जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर ये होगा, अगर इसको फोकस किया जाए तो जिस्म के किसी हिस्से में होगा एक। दूसरा ये कि ये जिस्म के अंदर से निकल के रिवॉल्व करता है, यानी जो फीलिंग, लेट सपोज अगर कोई कहता है यार मेरे पेट में ये फीलिंग है, अगर उसको नहीं भी होगा तो अपने हाथ के इशारे से बता रहा होगा यार इसके बाद ये शुरू कहाँ से होती है, तो वो कहेगा यार शायद यहाँ होती है, फिर ये क्या करती है, फिर ये क्या मूव होगी, वो कहेगा यार पता नहीं, बस पता नहीं, अब ये खुद बता रहे कि पता नहीं क्या हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये फीलिंग कहीं से शुरू होती है और कहीं पे एंड होती है। अच्छा, ये या इस तरह रोटेट करती है या इस तरह रोटेट कर सकते हैं। फीलिंग के दो ही तरीके हैं ना, या ये क्लॉकवाइज चले या ये एंटी क्लॉकवाइज चले, या ये फ्रंट चले या ये बैक चले। अच्छा, ये जो आपने बताया कुछ थेरेपीज है, कुछ एक आध को एक्सरसाइज, यही बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं यही बता रहा हूँ। जी, कोई भी जो ब्लेस यू, कोई भी फियर है, कोई भी जो फियर है उसके ऊपर, उसको लिए उसको आइडेंटिफाई ये करना है कि ये मेरे जिस्म में कहाँ है, नंबर 1, ये कहाँ से शुरू हो रहा है और ये कहाँ मूव कर रहा है। ये 3 सवाल उसको अपने आप से चेक करने हैं, और जो इजीली चेक हो जाते हैं कि जिस्म में कहाँ से कहाँ पे है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है। जब उसने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कहा कि यार ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये फीलिंग मेरी इस तरह चल रही है, तो अगर वो इस फीलिंग को अपने हाथ के मोशन से किस तरह घुमाता है तो ऑटोमेटिकली वो फियर उसका बढ़ना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप उस फीलिंग को बढ़ा रहे हैं, जब ये फीलिंग आइडेंटिफाई हो जाए कि यार ये इस तरह मूव कर रही है, तो इस फीलिंग को एक कलर से रिप्रेजेंट करें, वो कलर जो उसको नापसंद हो।
अच्छा, वो कलर जो उसको नापसंद हो, क्योंकि ये फीलिंग नापसंदीदा है ना इसके लिए। तो ये फीलिंग जो है ये क्या कर रही है, ये नापसंदीदा हो गई। तो अब ये फीलिंग उसकी यहाँ से, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये फीलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये ऐसे मूव कर रही है, तो अगर इंसान अगर अपना हाथ इस तरह मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये फीलिंग उसकी बढ़ रही है। और इसको उसने क्या किया, एक कलर से रिप्रेजेंट किया जो उसको नापसंदीदा हो। अब वो क्या करेगा, जब इसको फीलिंग को घुमाएगा तो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग उसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो खौफ उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो डर उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको घुमाते हुए उसने क्या करना है कि स्टॉप करना है सडन, और इसको रिवर्स घुमाना है। अच्छा, इस फीलिंग को अपने जहन के अंदर रिवर्स घुमाना है, और फीलिंग का कलर चेंज कर देना है उस कलर से जब उसको पसंद है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ऊदे रंग का कलर ना पसंद था और पिंक कलर उसको पसंद था, तो पहले वाला कलर ऊदे रंग का था और वो उसने उसको निकाला, राइट। और उसके बाद वो करते करते वो स्टॉप हुआ, और उसने उसके बाद उसको रिवर्स किया और कलर चेंज किया। तो ये कहाँ पर, जहन में ये जहन में चले, और हाथों से भी चला सकते हैं, हाथों से भी जो है वो चला सकते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत इफेक्टिव और इंस्टेंट काम करती है। वन ऑफ द वे ऑफ ये, इसको न्यूरो हिप्नोटिक रिपैटनिंग जो है वो कहते हैं। तो ये की जा सकती है, ये वाली एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है ठीक है जी, सही है। ऑडियंस डॉक्टर साहब से ही क्वेश्चन है, जिस तरीके से अभी अक्सर ये कॉलर्स की भी ये बात थी कि अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है इंसान को, तो ऐसा अमूमन लोगों में ये होता है कि घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं नीचे के किसी रूम में, और वो शख्स अकेला ऊपर रूम में तो गुनगुनाना शुरू कर देता है या अपने किसी बहन भाई को आवाज देना शुरू करता है। तो एक ही किस्म का खौफ, ऐसा मेरे साथ भी जब मैं छोटा था तो हुआ करता था, लेकिन अब जो इस किस्म की कोई कैफियत नहीं होती। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या ये जो खौफ है इसमें क्या एज फैक्टर भी मैटर करता है? और सेकंड थिंग इज दैट कि जिस तरीके से इंसान को कोई खुद को चोट लग जाए तो इंसान को उस चीज का खून आ जाना है, चोट का खौफ नहीं होता, लेकिन वही शख्स इंसान किसी दूसरे को लगते हुए देखता है तो उसे खौफ होता है। लाइक मेरे अपने ही भाई हैं, तो जो बाहर कभी कुर्बानी वगैरह होती है या किसी को चोट लगते हुए देख लेते हैं तो ब्लड से जो है वो घबरा जाते हैं। तो ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है? अच्छा, एक इन्हीं के सवाल से, थैंक यू सो मच, इन्हीं के सवाल से एक और रिलेटेड है कि उन्होंने बताया कि बचपन का जो है खौफ है, तो क्या ये बचपन का खौफ आगे बढ़कर क्या एंजाइटी कन्वर्ट हो सकता है? यही होता है, मैंने आपको कहा कि 90% जो खौफ है वो तो स्टॉली 4 और 7 साल की एज के बीच में होते हैं, राइट। वो कौन सा वाकया था जो रजिस्टर हुआ जिससे वो कुर्बानी से जो है वो डरा, उसके सामने बाद में तो डरा के भी जो है वो दिखाया जाता है ना, यानी एक होता है कि डराया जाता है। और हम लोगों को एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम हर चीज से डराते हैं। हम अल्लाह ताला से क्यों डरते हैं? अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि मुझसे डरो। कौन लोग डरेंगे उनसे? जो मुनकरीन होंगे, जो काफिरीन होंगे, जो मुशरिकीन होंगे, वो डरेंगे ना। बाकी तो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले। अल्लाह ताला जो है अपने आप को शुरू करता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। हम हर बात पे तो कहते हैं अल्लाह ताला रहमान और रहीम, फिर डरते किस बात से हैं? अल्लाह ताला से मोहब्बत क्यों नहीं करते? अगर हमें ये बात पता हो कि हमारी हर तलब अल्लाह ताला पूरी करेगा, तो जिस तरह हम माँ के पास जो है ना वो जाते हैं, इस तरह हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारी माँ भी पिटाई लगाती है और माँ ये भी कहती है कि जी जो अल्लाह ताला है वो तो 70 गुना ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, कहते हैं इतनी मार तो ये लगाती है तो 70 गुना मार कितनी ज्यादा होगी। तो हम अल्लाह ताला का खौफ डालते हैं ना, वही खौफ हमें अल्लाह ताला के पास जाने से रोकता है। वही हम जिस चीजों का हम खौफ डालेंगे वही खौफ हमारे अंदर इंस्टॉल होगा। बात सारी है कि खौफ को ओवरकम बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने आपको कहा कि हर खौफ जो है वो ट्रीटेबल है, हर खौफ जो वो। एक सवाल और आ रहा है कि जिस तरह एंजाइटी की बात की जाए तो एंजाइटी किन लोगों में ज्यादा पाई जाती है? क्या खवातीन में, मर्द हजरात में, या बच्चों में? क्योंकि बच्चों में भी है, सबसे ज्यादा किन में? देखिए, अगर मैं स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा तो फिर आप बुरा मान जाएंगे। नहीं, मैं नहीं मानती, आप कह सकते हैं खवातीन। अच्छी बात ये है, देखिए डॉक्टर सोबे ने भी बता दिया, बड़ा ये है क्या इमोशन है, ठीक है। सवाल ये है, मेरा तो सवाल ये है कि कौन ज्यादा इमोशनल होता है, ठीक है। सवाल ये है कि कौन ज्यादा इमोशनल होता है। अल्लाह ताला ने खवातीन को ज्यादा, ये कहीं मतलब नहीं कि कमजोर है, ठीक है। पॉइंट ये है कि खातून कमजोर नहीं है, जो खातून बच्चा पैदा कर सकती है वो कमजोर हो ही नहीं सकती है, राइट। आप सोचें मर्द तो काम नहीं कर सकता। एंजाइटी औरतों में ज्यादा होती है क्योंकि इमोशनल ज्यादा है, क्योंकि इमोशनल ज्यादा है। कि फारिग दिमाग होता है ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं, इमोशनली ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा है। इसलिए स्टेटिस्टिक्स ये बताती है कि ज्यादातर जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स है वो खवातीन को ज्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली 40 साल की एज के बाद ज्यादा होते हैं। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुके होते हैं। 40 साल की एज के बाद खातून को बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो चुके होते हैं। हमारी सोसाइटी में तो पर्टिकुलरली और ज्यादा स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो इसलिए खवातीन जो है वो इसका ज्यादा जो है वो फिजिकल चेंजेस होने के बाद भी एंजाइटी हो सकती है। डेफिनेटली फिजिकल चेंजेस, केमिकल इम्बैलेंसेस की बात हो रही है ना, वो केमिकल का जो इम्बैलेंस है वो फिजिकल चेंजेस वही हुए ना उसके बाद। इसी तरह जो खवातीन अपने मखसूस अय्याम में क्यों डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल इम्बैलेंस हो रहा होता है, उसके बाद हो सकती है एंजाइटी। अच्छा, तो उसको ओवरकम किस तरह किया जाए फिर? वो तो पर्टिकुलरली कौन सी एंजाइटी, मेडिसिन से या कौन सी बात हो रही है, राइट? कौन सी एंजाइटी की बात? ठीक है, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे इसी सवाल की। तो हमारे साथी ने इस्लाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन, और आप भी सवाल कर सकते हैं, बल्कि आप हमें कॉल कीजिए। और कॉल जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ये कि सब्जेक्ट इतना लंबा है कि हम बहुत सारी कॉल्स आज नहीं ले सके, तो उसके लिए माजरत। और हमारे साथ ऑडियंस भी हैं, ऑडियंस भी क्योंकि यहाँ बैठी हुई है और ये भी चाह रही है कि कोई ना कोई सवाल जरूर करे। जी जी जी, आपका सवाल। डॉक्टर साहब, मेरा नाम नोमान है और मैं प्राइवेटली इंटर कर रहा हूँ कॉमर्स से। मेरा क्वेश्चन ये सर, कराची के जो आजकल हालात हैं, आपने जैसा अभी दिखाया भी कि काफ़ी लोग जो है ब्लास्ट से डर रहे हैं, हालात से, कोई इस चीज़ से डर रहा है कि बाइक स्नैच ना हो जाए, मोबाइल स्नैच। सर, ये खौफ क्यों है? इस खौफ का आप क्या नाम देंगे, या क्या कहते हैं इस खौफ को, कि हर शख्स एक डर में है अपने घर से निकलते वक्त के? थैंक यू आपके सवाल का। मैंने आपको क्या कहा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हम जनरलाइज करते हैं, क्योंकि हर शख्स, स्ट्राइक वाले दिन रोड के ऊपर मैच होता है क्रिकेट का, तो अब हर शख्स तो नहीं कर रहा। नाइट मैच होता है रात को, लोग कोई भी नहीं डर रहा, रोडों के ऊपर निकले हुए। मैं समंदर के सामने रहता हूँ, सुबह 4 बजे तक समंदर पैक है, वो क्यों नहीं डर रहे भाई किसी से छीनने से, राइट? हमने क्या किया, जनरलाइज कर दिया। ये जरूर है कि जब ये सीक्वेंस ज्यादा हुई, ये इवेंट ज्यादा हुए, तो लोग अब उसके आदी हो गए, राइट? लोग उसके आदी हो गए। फोकस इस बात के ऊपर ये कीजिए कि हमें अपनी जिंदगी आगे कैसे बढ़ानी है। ये हादसा तो आएंगे, राइट? सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं आ रहे। एक और बात याद रखिए कि ये हादसा सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है। हाँ। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये नहीं होता। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो क्लेम कर दे कि उनके यहाँ जराइम नहीं होते। कहीं जराइम कम होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं कम रिपोर्ट किए जाते हैं, कहीं रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, राइट? हमारे पूरी कम्युनिज्म की हिस्ट्री है 70 साल के अंदर, जब उनकी न्यूज बाहर ही नहीं आती थी, तो लोग क्या समझते हैं उनके यहाँ कुछ नहीं होता था? सब कुछ जो है ना होता था। हाँ। वो लोग जो जिंदा दिल होते हैं वो आगे देखते हैं, वो आगे बढ़ने होते हैं। ये जिंदगी तो अल्लाह की अमानत है, उसने हमारी चाहे या ना चाहे उसने हमारी जिंदगी ले लेनी है। तो अगर हमारी जिंदगी जानी है अल्लाह ताला के पास, तो हम आज का दिन गुजारें, आज का हम दिन गुजारें कि हम आज का दिन कैसे जो है गुजार सकते हैं। माजी को रोने से कोई फायदा नहीं होगा, मुस्तकबिल के अंदेशों से भी कोई फायदा नहीं होगा। आज का दिन हम कैसे गुजार सकते हैं उसके ऊपर आप जो है वो जिंदगी हर लम्हे जीना सीखो, तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये डिप्रेशन जो है ये क्या इसी की क्या रिलेटेड ओवरलैपिंग होती है डिप्रेशन एंजाइटी में, लेकिन एंजाइटी में भी डिप्रेशन के फीचर्स होते हैं, लेकिन डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक अलग से पूरा एक नफ्सियाती एक वो अलग सर, क्योंकि इस पे सवाल आया था। तो खैर ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें थेरेपी हम आपको बताएंगे, पहले बता चुके हैं, लेकिन आई थिंक डिप्रेशन पे दोबारा एक और सब्जेक्ट करना चाहिए। एक और सवाल है, 2-3 जरा सवाल है, ये सुन लें। ख्वाब जो देखते हैं वो सच हो जाते हैं, इसका खौफ रहता है हर वक्त कि सच ना हो जाए कहीं। होता ही है कि कितने ख्वाब हैं ऐसे जो कि सच होते हैं, कोई एक आध ख्वाब होता है कि जो सच हो जाता है, ठीक है, वो भी कोई ना कोई कहीं ऐसा होता है कि हमारी रियल लाइफ में ही हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। हाँ। कि फ्यूचर में ये होने जा रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ हम उससे समझ रहे हैं कि होगा। वो चीज होना एक्सपेक्टेड होती है, वो हम ख्वाब में देखते हैं, और वो बाद में जब वो सच होता है तो कहते हैं हमने ख्वाब में देखी थी। तो बेसिकली हमारी सोच जो है वो बिल्कुल एक कैमरा के लेंस की तरह है, खुद ब खुद इंसान वो एक चीज पे फोकस्ड रहता है। अच्छा जी, सही जी, आपका सवाल। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि कोई इवेंट्स होते हैं, कोई हादसा पेश आ जाते हैं, और जो है बातें सुनते सुनते माइंड में जो रजिस्टर हो जाते हैं कि ये होगा तो यूं हो जाएगा, ये होगा तो यूं हो जाएगा। लेकिन जब जैसे क्राइम्स वगैरह बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कहते हैं कि वहाँ जाके क़यामत वाले दिन हशर होगा, इस चीज़ का जो है ना जवाब देना पड़ेगा, दोज़ख में जो बुरा काम करेगा वो जाएगा। इस चीज़ का लोगों के अंदर खौफ है, लेकिन जो है ये दोज़ख जो कि इससे भी ज़्यादा जो है ख़तरनाक है और ज़्यादा तकलीफ दे, तो लोगों का इसके बारे में इसमें कोई खौफ नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो खौफ डेवलप हो और इससे जो है माशरे में जो है काफ़ी तब्दीली आ सकती है? अल्लाह ताला के कलाम को खोल लीजिए, सीधी सी बात ये है कि अल्लाह ताला के कलाम को खोल लीजिए। अल्लाह ताला के कलाम के अंदर वाज़ेह तौर पे जो है उसने 2 रास्ते बताए हैं। उसने ये कहा कि जो अपनी रूह को जो है वो जो अपने नफ्स को पाक करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो अपने नफ्स को पाक नहीं करेगा वो दोज़ख में जाएगा। मैंने आपको कहा कि ये काम जिसकी मैंने आपको डेफिनेशंस दी, ये वो काम है जो अल्लाह ताला कहता है कि इनको तो ना खौफ होगा ना हुज़्न होगा, बल्कि ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला उनको कहता है कि नफ्स मुतमइन्ना दाखिल हो जा जन्नत में इस तरह कि तेरा रब तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी है। तो वो तो अल्लाह ताला तो दुनिया के अंदर इंसान को कह रहा है, वेलकम करना कहता है, वो मौत से डरता है, वो वेलकम कर रहा है, राइट? वो कहता है दाखिल हो जा जन्नत में इस तरह कि तेरा रब तुझसे राजी है और तू रब से राजी है। यानी म्यूचुअल दोस्ती के लेवल की अल्लाह ताला जो है वो बात कर रहा है। तो हम क्योंकि उस कुरान को पढ़ते नहीं है, उसके तर्जुमे को नहीं पढ़ते, ना हमें उस तरह वो बताया कि जैसे मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला से जो है वो, मैं जब पहली दफा हरम पाक में गया तो मुझे खौफ था, मेरी जबान गुम हो गई थी, क्योंकि मुझे जिंदगी के अंदर सिवाय अल्लाह ताला से डराने के किसी ने कुछ किया ही नहीं था।
लेकिन अब जब मैं जाता हूँ तो मैं तो रहमत और मोहब्बत से देखता हूँ। मुझे पता है कि यार मैं तो उस गोद के अंदर आ गया हूँ जो मेरे लिए सब कुछ है। तो जो हमें आज तक बताया गया हमारे लिए बहुत आसान है। अब हम बालिग हैं, कुरान करीम को खोलें और उसका तर्जुमा पढ़ें। यकीन माने दोस्ती करो वाली बात अलग होती है। यकीन माने जब कुरान करीम के ऊपर समझना शुरू कर देते हैं वो इस खौफ गम से आजाद हो जाता है, सबसे आजाद। बिल्कुल आजाद हो जाता है। एक दो चीजें और भी हैं। अच्छा ये एक तो कोई अगर नेगेटिव है जिसको एंजाइटी है या खौफ या फियर है, तो इसके साथ जो लोग होते हैं क्या वो भी इस चीज का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे अक्सर कहा जाता है जो मदर्स नेगेटिव होती हैं वो बच्चों माशरे में जो है एंटी सोशल पर्सनालिटीज को जन्म देती हैं। हाँ। ना सिर्फ उन बच्चों में एंग्जाइटी आती है बल्कि वो एंग्जाइटी, जैसे इन्होंने अभी क्राइम की और इस सब की एग्जांपल दी, तो एंग्जाइटी लेवल फ्यूचर में जाके जब वो एडल्टहुड में आते हैं वो बच्चे, तो उनके अंदर चांसेस होते हैं कि वो बिल्कुल एंटी सोशल, लाइक अब माशरे में जो क्राइम और ये सब कर रहे हैं बच्चे, इस लेवल तक जा सकता है। तो मैंने इसलिए भी सवाल किया क्योंकि हमें सवाल आया है अमीन साहब को, उन्होंने कहा कि मैं नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहूं। तो क्या वो नेगेटिव लोगों से दूर रहें या उनमें रहकर उनको बेहतर दोनों तरीके हैं। देखिए बहुत सिंपल सा एक्सपीरियंस है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और लाइन से सारे मरीज लेटे हुए होते हैं, थोड़ी देर के बाद हम क्या कहके लगाने का दिल करता है या खामोश हो जाते हैं? खामोश हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, हम एनर्जी बीइंग है। जब एनर्जी जो है वो इम्पैक्ट करती है, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो हम दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे, अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव करेंगे। लेकिन वो इतने सारे मरीज नेगेटिव एनर्जी लेके बैठे हुए हैं तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी को वो इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं अच्छा वाला पॉजिटिव गया था, वहां जाके मैं नेगेटिव हो गया। इसी तरह अगर दो चीजें हैं कि अगर एक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव है और आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है कि आप कन्फ्रंट कर सकें, तो दायरे बाहर चले जाइए वहां से। और अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस पूरी एनवायरनमेंट को, अपने माशरे, अपने माहौल को, यानी हम लोग एक एनर्जी की एक्सरसाइजेस कराते हैं जिसके अंदर 700-800 लोग भी हों तो वो सारे के सारे हमारे असर के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो अगर किसी के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो 800 लोगों को अपने काबू में कर सकता है तो वही प्रैक्टिस करे। और अगर वो समझता है कि नहीं है तो ऑब्वियसली उसको वहां से चले जाना चाहिए। अच्छा एक और सवाल है जो इन्होंने भी किया था, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि वो दोज़ख को नहीं देखते हैं कि वो उधर आ गया, और ये यहाँ पर जिस तरह भी एक मुझे मैसेज आया हुआ है उस पर कह रही कि उनसे 3 दफा उनके पीछे एक स्नैचर आया और एक दफा जो है उनकी गोल्ड की चूड़ियां लेकर भी चला गया। तो अक्सर ऐसा होता है, ये तो खैर इनके साथ एक वाकया हुआ है, अक्सर ऐसा होता है कि इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, सामने एक बंदा पिस्टल लेकर दूसरे बंदे खड़ा है लेकिन कोई उसको रोकने वाला नहीं होता। वो बंदा तो ऑलरेडी उसके साथ टेंशन तो हो गई, लेकिन इर्द गिर्द लोग भी जो हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे, उनको भी खौफ आ गया एक पिस्टल से, हालांकि वो ज्यादा लोग हैं। देखिए हमारा कानूनी निज़ाम जो है हमारे मुल्क का, अनफॉर्चुनेटली वो आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो बहादुरी दिखाएगा भी तो उसका क्या अंजाम होगा। हाँ। वो अगर वो विटनेस बन के चला जाएगा तो सब क्या अंजाम होगा। हाँ। राइट, अगर वो मर जाएगा। हाँ। जब एक इस्लामी मुमलिकत के अंदर तो जो मुमलिकत है वो जिम्मेदार होती है हर चीज की, यानी जान हाँ। की भी जिम्मेदार है, हिफाजत की भी जिम्मेदारी है, खुराक की भी जिम्मेदारी है। तो अगर एक इंसान को ये मालूम है कि यार अगर मैं यहाँ पे गया तो मेरे कुछ नहीं होगा क्योंकि हुकूमत मेरी जिम्मेदारी पूरी करेगी, मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों की जिम्मेदारी पूरी करेगी, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसी इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो शख्स अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर उसको पता है कि मेरे इस अमल से कुछ भी नहीं होने वाला तो वो इस अमल के अंदर क्यों जाएगा वो। सही है। तो इसलिए लोग जो है वो नहीं जो है ना वो जाते हैं उसके ऊपर। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, कुछ टाइम खत्म हो गया, मेरे ख्याल में हम बाद में एक छोटा सा सेशन रख लेते हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन 1 मिनट रह गया खाली जी। मेरा एक क्वेश्चन जो अनकम्प्लीट रह गया था। आप जल्दी से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जिस तरीके से कि बचपन में बहुत ज्यादा लोगों को खौफ होता है और फिर जब वो एजेस बढ़ती चली जाती हैं तो खौफ कम होता है, तो ये किस एज तक में, जो मैंने पूछा था कि फैक्टर जो है ये इफेक्ट करता है, तो ये कितनी एज तक जो खौफ रहता है और किस एज में जाकर ये खौफ कम होने लगता है? ठीक है, मैं प्रोग्राम के बाद आपको बताता हूँ इस एज के क्विकली पूछ लीजिए। सर माय क्वेश्चन टू यू कि आपने कहा था कि आप जो है यू डू नॉट प्रेफर टू दी root cause, right, sir? Sometimes. So sometime, okay. Most of the time. Sir, for suppose if a person has a fear और आप जिस इसको हम रूट काज बिना जाने बिना अगर हम उसे ट्रीट करते हैं तो डोंट यू थिंक इफ आई वर नॉट रॉन्ग कि उसका जो अनकॉन्शियस लेवल पे थॉट्स पे तो वो डर रहेगा हमेशा, शायद बिहेवियर चेंज हो जाए लेकिन थॉट्स तो हमेशा उसके वो फेयर रहेगा उस पे। एक शख्स को कुत्ते से डर था, उसको ये सिखा दिया कि तुम अब कुत्ते के साथ सारी जिंदगी रह सकते हो। वो डर कुत्ते से क्यों था, अब उसकी क्या जरूरत है? अगर वो कुत्ते के साथ रहना सीख गया है तो अब उसको इस बात की क्या जरूरत है कि मुझे पहले किस बात का डर था? बिकॉज सर आई हैव रेड समवेयर कि थॉट्स डिटरमाइन योर बिहेवियर, कि अगर आपकी थॉट्स में एक चीज ऑलरेडी अनकॉन्शियस लेवल पे है वो खौफ, अगर आप बिहेवियर लेवल पे इसको खत्म करते हो तो कहीं ना कहीं फिर शो हो सकती है। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। अब बस आधा मिनट रह गया,
आप कुछ भी बताइए। आधे मिनट में यही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब कुरान ने इतनी डेफिनेशन दे दी है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उसने डिफाइन भी कर दिया है, तो सिंपल जो है वो उस रास्ते की तरफ चले जाइए और उस तरह की तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार कीजिए। उस तर्ज ज़िंदगी के अंदर इंसान जिस्मानी, रूहानी, अक़ली तौर पर बहुत सेहतमंद रहता है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि डर जो है वो हमेशा नुकसानदेह नहीं होता है, वो आपको बहुत से हालात से मुकाबला करने में भी मदद देता है, उसके बहुत से फायदे भी होते हैं। हमें ये डर ना हो कि बाहर जो है ब्लास्ट की कंडीशन है, हम बाहर निकलेंगे हमें नुकसान पहुंच सकता है, तो हम बाहर निकल जाएं। प्रिकॉशंस, एहतियात बरतने में आपको मदद। और डर का मतलब ये नहीं कि पागल होता है, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि डर का मतलब पागल है, पागल नहीं है, पागल नहीं होता, बल्कि ये है कि हर चीज को जो है यही बात है कि अपने आप को बचाने के लिए अगर खौफ है तो ठीक है, लेकिन ये कि वैसे खौफ नहीं होना चाहिए कि जिससे इंसान को खुद को नुकसान होने लग जाए। और आज जिस तरह नाज़रीन अगेन हम बहुत कम कॉल्स ले सके, बहुत सारी कॉल्स और भी थी, हमारे साथ ऑडियंस भी थे, SMS भी आप लोग के थे, लेकिन इंशाल्लाह यही है कि जिस भी सब्जेक्ट को हम जिस हद तक कवर कर सकते हैं जरूर करते हैं। अगर आपका कोई सवाल ऑलरेडी बता चुके थे तो उसको जरूर आप फॉलो करने की कोशिश किया करें। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे भी www.वक्तन्यूज़.tv पर ये शो, और इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।